हेलो फ्रेंड्स। आगे जो हम क्लास शुरू करते हैं इसके पहले जो है हम जहाँ तक पहुँचे थे वो 1857 की क्रांति थी। और 1857 की क्रांति से जहाँ भी हमने छोड़ा था उसी के आगे जो है हम शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, इसलिए पूरी क्लास एक साथ न बना करके इसे पार्टों में बना रहा हूँ, क्योंकि एक तो अपलोड करने में दिक्कत हो रही है। OBS स्टूडियो से है तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन रहा है अगर एक साथ बनाया जाए, इसलिए इसे पार्ट वाइज रूप में बनाया जा रहा है। आप इसे एक क्रम में देखिएगा, वही अनुभव फील करेंगे जो एक मास्टर वीडियो में फील करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं विभिन्न प्रकार की स्लाइडों में क्या क्या है। तो जो हमारे पास अब है 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति में देखते हैं कि परिणाम के बारे में बात कर रहे थे। परिणाम में क्या हुआ था कि 1858 का अधिनियम आया था। हम जानते हैं कि इसके पहले जो है एक सेकंड रुकिएगा। अठारह की क्रांति के परिणामों के बारे में बात कर रहे हैं। 1857 की क्रांति दोस्तों जैसे ही हुई तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को यह पता चला कि भारतीयों में काफ़ी जो है उनके प्रति असंतोष है, अतः उन असंतोषों को सुधार करने के लिए एक अधिनियम लाया गया जिसे 1858 का अधिनियम कहते हैं। और इसी अधिनियम के माध्यम से क्या हो गया, जो वाइसराय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, वो गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वाइसराय कर दिया गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो पहला जो क्रांति का परिणाम हुआ 1858 का नियम आया। इसे विक्टोरिया घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे शायद बार ये प्रश्न पूछा गया है एक बार कि विक्टोरिया घोषणा क्या है। तो महारानी विक्टोरिया आई थी और उन्होंने घोषणा की थी कि जो अभी तक होता रहा है वैसा नहीं होगा, क्योंकि इस अधिनियम में जो है प्रावधान किए गए थे वही क्या थी, विक्टोरिया घोषणा थी। और ये कैनिंग द्वारा पढ़ करके सुनाई गई थी। कैनिंग द्वारा पढ़कर सुनाई गई थी। कहाँ पर सुनाई गई थी दोस्तों, ये बात करें तो ये इलाहाबाद में सुनाई गई थी। आगे बात करते हैं इसमें। और अगली बात है कि वाइसराय था, उसका नाम पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल होता था। और गवर्नर जनरल का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, वाइसराय कर दिया गया है। पील कमीशन का दोस्तों गठन किया गया था। पील कमीशन क्या था, ये सेना के पुनर्गठन के लिए जो गठित किया गया था। कैसा सेना के पुनर्गठन के लिए, पहले जिन क्षेत्रों में भारतीयों की सेना ज़्यादा होती थी तो उस भारतीय सेना के अनुपात को कम किया गया और ब्रिटिश सेना के अनुपात को बढ़ाया गया, क्योंकि अंग्रेज जान चुके थे कि ये लोग क्या कर देते हैं, कभी ना कभी खा जाएंगे। तो इसलिए क्या कि जो ब्रिटिश सेना के अनुपात को बढ़ा दिया। कंपनी के शासन का समाप्त हो गया। ये क्या हुआ, 1857 की क्रांति के परिणाम हुए। चलिए अगली स्लाइड की बात करते हैं। और अगली स्लाइड में है हमारे पास में कि मराठों के बारे में बात करनी है। मराठों के बारे में देखेंगे तो पहली बात, मराठा का जो दक्षिण में ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर जो है मराठों का शासन हुआ करता था। इस हिस्से में जो है मराठों का शासन होता था। ये क्षेत्र आप अगर जानते हैं भौगोलिक दृष्टि से तो क्या है, अनुपजाऊ क्षेत्र है, काफ़ी पहाड़ी इलाका है। इसलिए जो मराठा जो थे, किसमें जो मराठा जाति है एक सेना के रूप में कार्य करती थी, दक्कन सल्तनतों में काम किया करती थी। इसी में से एक योद्धा के रूप में हुए जिनका नाम था शिवाजी। शिवाजी ने जो है कई काम किए अपने जीवन में। उनमें से कुछ खास आपको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से कि एक पहली बात, इनकी जो छत्रपति शिवाजी नाम लिखा हुआ है, छत्रपति ये क्या थी, उपाधि थी। जब उन्होंने राज्य अभिषेक करवाया था तो उसके पहले उन्हें छत्रपति नहीं कहा जाता था। 1674 में ही 1674 में क्या करवाया अपना, 1674 में जो है राज्य अभिषेक करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की तथा हिंदुओं की रक्षा करने का वचन दिया था। आगे बात करते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में। जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इनके गुरु का नाम क्या था, जो इनके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो वो आपके क्या थे, आध्यात्मिक गुरु यहाँ रामदास में देखने को मिल जाते हैं। छत्रपति शिवाजी की बात करें तो ये छापामार युद्ध छापामार युद्ध प्रणाली में जो है इन्हें काफ़ी अच्छा अनुभव था। और जो प्रथमतः व्यक्ति माने जाते हैं, जो भारत में कोई अगर इसमें सबसे ज़्यादा माहिर व्यक्ति माना जाता था तो वो कौन थे, छत्रपति शिवाजी थे। अफजल का घटना दोस्तों कब हुई थी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है।
तो वर्ष 1659 में एक्चुअली में जो बीजापुर छत्रपति शिवाजी की जो छत्रपति जी की बढ़ती शक्तियाँ थी, यह जो है दक्कन की सल्तनतों को पच नहीं सकी और दक्कन की सल्तनत जिसका नाम था बीजापुर, बीजापुर सल्तनत ने क्या किया कि अपनी जो सबसे ताकतवर सेनापति था अफजल खान, उस अफजल खान को इनवाइट किया और छत्रपति को मारने के लिए भेजा। अफजल खान ने अपनी राजनीति का परिचय देते हुए क्या किया कि जो दूत भास्कर राव था उसके माध्यम से छत्रपति को बुलवाया और मित्रवत व्यवहार करते हुए जैसे ही वह मिला और उसने धोखा देने का प्रयास किया, पीछे से वार करने का प्रयास किया। छत्रपति शिवाजी ने बगनखा उपकरण का उपयोग करते हुए उनके कहते हैं हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से इस घटना को क्या कहते हैं, अफजल खां घटना के नाम से जाना जाता है। अगली बात करते हैं वो है आपकी पुरंदर की संधि। दोस्तों औरंगजेब ने क्या किया कि जो राजा जयसिंह थे, औरंगजेब शासक था, औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को बंदी बनवाने के लिए कई प्रयास किए और यही प्रयास जो है एक प्रयास अपने मामा को भेजा जिसका नाम था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान सौदा का सोता रह गया, छत्रपति जो है उसको लूट करके चला गया। इसके बाद जो है औरंगजेब ने एक बुद्धिमान और ताकतवर व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था जयसिंह। ये वही जयसिंह है, सवाई जयसिंह राजस्थान वाले। अब जयसिंह जैसे ही जाते हैं तो जयसिंह किससे भिड़ जाते हैं, छत्रपति शिवाजी से भिड़ जाते हैं। तो जयसिंह ने उन्हें समझाया और अंततः संधि करवाने के लिए उन्हें मनवा लिया। तो दोनों के मध्य में क्या हो जाती है, 1665 में पुरंदर की संधि हो जाती है। इस संधि के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो छत्रपति हैं उन्होंने अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा और स्वयं दरबार में जाने से मना कर दिया। उन्हें 5000 का जो है मनसब दिया गया था, 5000 का मनसब दिया गया था। अगली बात करें तो इसी संधि के अकॉर्डिंग जो है जो 35 किले थे किनके, मराठों के, उनमें से 23 किले जो है औरंगजेब को देने पड़े थे। काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जुर्माना भी लगाया गया था। अगली बात करते हैं सरदेश मुखी तथा चौथ क्या थे, तो ये मराठों की अर्थव्यवस्था का आधार थे, अर्थात एक प्रकार के कर थे। सरदेश मुखी जो था 1/10 भाग लिया जाता था, चौथ जो था 1/4 भाग लिया जाता था। तो ये क्या थे, इनके वो थे। अगली बात करते हैं और स्लाइड में जो अगला है हमारे पास में वो है कि पेशवा की बात करें तो जैसे ही मराठों में क्या हुआ भाई, देखें अगर तो सबसे पहले मराठों में कौन हुए, शिवाजी हुए और शिवाजी के बाद क्या हुए, संभाजी हुए। इसी प्रकार से आगे गए तो राजाराम हुए और राजाराम के बाद जो है राजाराम द्वितीय जो है शासक बनते हैं, जो कि कौन रहती हैं, उनकी संरक्षिका कौन रहती हैं, ताराबाई रहती है। उनकी संरक्षिका कौन थी, ताराबाई थी। लेकिन जब संभाजी के समय पर क्या होता है, यहाँ पर जो है आक्रमण होता है तो यूं मान लीजिए जो संभाजी को तो क्या कर दिया जाता है, औरंगजेब द्वारा क्या करवाया जाता है, यहाँ पर आक्रमण करवाया जाता है मराठों के यहाँ पर। ये बात कब की है, ये पहले की बात है। पर पेशवा का मतलब आधार समझा रहा हूँ किस प्रकार से पेशवों का जन्म हुआ है। तो औरंगजेब ने क्या किया, आक्रमण किया और संभाजी को यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। संभाजी का एक पुत्र है जिसका नाम है साहू जी। इस साहू जी को क्या कर जाते हैं, लगभग छोटी 7-8 वर्ष की उम्र में जो है मुगल इसे क्या ले जाते हैं, अपने दरबार में ले जाते हैं। अब जब आगे चलकर समय बढ़ा तो क्या हुआ, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह प्रथम शासक बना और ये जो साहू जी को बंदी बना लिया गया था, अब उस साहू जी को पुनः यहाँ से छोड़ा गया और यहाँ पर अल्पवयस्क शासक राजाराम द्वितीय था और उनकी जो माता जी थी संरक्षिका के रूप में वो कौन थी, ताराबाई थी। अब यहाँ पर साहू जी ने अपने राज्य की मांग की। अब दोनों में क्या होने लगी, मराठों में ही लड़ाई होने लगी। एक मराठा ताराबाई के पक्ष में था, एक मराठा पक्ष जो है साहू जी के पक्ष में था। तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, मतलब आंतरिक रूप से साहू जी का समर्थन कर दिया। तो पूरी की पूरी शक्ति किसमें आ गई, पेशवा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया और छत्रपति नाम मात्र का शासक रह गया। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि ये पेशवा का जन्म किस प्रकार से हुआ, ये नहीं पूछा जाएगा, समझाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम पेशवा किसे कहा जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ जो है प्रथम पेशवा थे और ये 1713 से लेकर के 1700
1720 तक शासक रहे हैं। बाजीराव प्रथम की बात करें तो 1720 से लगा करके 1740 तक जो है पेशवा रहे हैं। और बालाजी बाजीराव की बात करें, जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है, 1740 से लगा करके 1760 तक 60-61 तक रहे हैं। 60-61 तक रहे हैं ये। अब इनमें से क्या पूछा जाता है, इसे जो है बाजीराव प्रथम को क्या कहते हैं भाई, इसे लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। बेगम जो क्या थी, मस्तानी, मस्तानी जो थी किसकी प्रेमिका थी, ये बाजीराव प्रथम की थी। और मस्तानी छत्रपति की और छत्रसाल बुंदेला की बेटी भी थी। छापामार प्रणाली में अगर कोई माहिर व्यक्ति था तो बाजीराव प्रथम था। छत्रपति शिवाजी के बाद दूसरा सबसे खतरनाक व्यक्ति माना जाता है। तो अगला पेशवा जो हो जाएगा, अगला पेशवा है हमारे पास बालाजी बाजीराव। और इसी के समय पर क्या हुआ था, याद रखना, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पर पेशवा कौन था, तो आप क्या बताएंगे, बालाजी बाजीराव था। आगे बात करते हैं, एक शायद पर मैंने बात नहीं की हुई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। छत्रपति शिवाजी के दरबार में जो सभी विभागों के अपने अपने प्रमुख होते थे, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टप्रधान क्या है। अष्टप्रधान क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि अष्टप्रधान जो है छत्रपति शिवाजी के दरबार में अपने अपने विभागों के जो प्रमुख हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था। ये प्रश्न सीधा सा कैसा आता है कि अष्टप्रधान किसके दरबार में थे, तो आप क्या बताएंगे, ये शिवाजी के दरबार में थे। इस प्रकार से प्रश्न सीधा सा आता है। आगे बात करते हैं, इसमें जो इन अष्टप्रधानों में से 8 जो क्या होते थे, नेता होते थे। 8 नेता में जो सबसे बड़ा होता था वो कौन होता था, पेशवा जो है सबसे बड़ा होता था, प्रधानमंत्री की भूमिका अदा करता था। आगे बात करते हैं, और अगली स्लाइड में है हमारे पास है पानीपत का तीसरा युद्ध। अगर पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें दोस्तों, तो ये कब हुआ था, आपका ये पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो समय की बात करें 1761 में हुआ था। किनके हुआ था मध्य में, तो जो अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। और मराठा का इस समय पर पेशवा कौन था, तो पेशवा जो कौन थे, बालाजी बाजीराव क्या थे, इस टाइम पर पेशवा थे। जो मराठों की तरफ से नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने किया था। सदाशिवराव भाऊ द्वारा किया गया था। इसका परिणाम क्या हुआ था, इसका परिणाम यह हुआ था कि मराठों की पराजय हो गई थी। मराठों की इसमें क्या हुई थी, पराजय हुई थी। एक अंग्रेज इतिहासकार कहता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह तय कर दिया कि भारत का अगला मालिक कौन होगा, अर्थात मराठे ही वे व्यक्ति थे जो कि क्या कर सकते थे, मुगलों की जगह ले सकते थे। परंतु इस युद्ध में मराठों की भी कमर टूट चुकी थी, क्योंकि युद्ध काफ़ी लंबा हुआ था। पंजाब साइड में युद्ध लड़ा गया था, पानीपत में ही हुआ था, हरियाणा में हुआ था यह युद्ध। कहाँ पर हुआ था, स्थान की अगर बात की जाए, हरियाणा में यह युद्ध लड़ा गया था। आगे बात करते हैं सालाबाई की संधि। अगर सालाबाई की संधि की बात की जाए तो आप ध्यान रखना ये कब हुई थी, 1782 में हुई थी। किनके मध्य में हुई थी, ये मराठों वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई थी। और इस युद्ध के इसका परिणाम क्या हुआ था, इस युद्ध को क्या कर दिया गया था, इस संधि के तहत समाप्त कर दिया गया था। एक दूसरे के क्षेत्रों को वापस कर दिया गया और ये संधि जो है पूरी हो गई। आगे बात करते हैं समाज सुधार आंदोलन। और समाज सुधार आंदोलन में क्या देखना है, क्या है, क्यों हुए थे और इनमें कार्य क्या थे। समान आपके समझने के लिए ऐसा लिखा गया है। तो समाज सुधार आंदोलन क्या था, तो दोस्तों याद रखिएगा कि हम जानते हैं कि भारत में कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार की मान्यताएं हैं, कई प्रकार की रूढ़ियां हैं। वो ऐसी रूढ़ियां प्रचलित थी जिससे व्यक्ति क्या है, उन रूढ़ियों पाखंड में घिरा हुआ था। और जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देना था उनको समझ ही नहीं थी कि हमारे साथ में क्या हो रहा था। लोग अपनी धर्म पूजा पाखंड में लगे हुए थे और अंग्रेज जो थे क्या कर रहे थे, भारत को लूट रहे थे। तभी जो कुछ उच्च मानसिकता वाले व्यक्तियों का हमारे भारत में जन्म हुआ और उन्होंने लोगों की इन छोटी छोटी हरकतों को रोकने के लिए और उन पर नियंत्रण करने के लिए, विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं को हटाने के लिए
कुछ कार्य किए, उन्हें ही क्या कहा गया, समाज सुधार आंदोलन कहा गया। इसके परिणाम स्वरूप लोगों में उच्च मानसिकता का विकास हुआ और वह एकजुट होकर के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दे सके। तो क्या थे, तो समाज सुधार, तो समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं को सुधारने की जो एक प्रयास किया गया था, वही क्या है, आपके समाज सुधार आंदोलन है। क्यों हुए थे, तो एक तो कुप्रथाओं का त्याग करने के लिए, जो निम्न जाति के लोग हों उनके अत्याचारों को, जो उनके साथ में अत्याचार हो रहे थे उनको न्याय दिलवाने के लिए, महिलाओं के साथ में जो भेदभाव होता था उसको क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए। इनमें से क्या कार्य किए गए, इनमें से कार्य क्या किए गए, जो प्रथाएं थी उनको क्या किया गया, त्याग किया गया, उनका विरोध किया गया। जैसे कि चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो कन्या हत्या हो, चाहे वो छुआछूत हो, इसमें जो है विभिन्न प्रकार की जो मूर्ति पूजा होती है उसका भी विरोध किया गया। और इसमें अगर बात करें तो अंधविश्वास अंधविश्वास को भी क्या कर दिया गया, मिटाने का प्रयास किया गया। और इसमें जो है छुआछूत छुआछूत जैसी रूढ़ियों की क्या कर दी गई, आलोचना कर दी गई। चलिए देखते हैं, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आता, अगर मुख्य परीक्षा देते हैं तभी आता है। अभी जो प्रश्न आता है जहाँ से, वो स्लाइड पर चलते हैं। प्रश्न यहाँ से आता है, राजा राम मोहन राय को प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो है समाज सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम है प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, प्रीसेप्टस ऑफ जीसस इनकी क्या है, एक पुस्तक है। दूसरी पुस्तक की अगर हम बात करूं तो दूसरी पुस्तक है एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवादियों एकेश्वरवादियों को उपहार, क्योंकि इस पुस्तक में इन्होंने क्या की हुई है, बहुदेववाद अर्थात जो लोग एक से अधिक देवताओं को मानते हैं उसकी आलोचना की गई है। और एकेश्वरवादियों के लिए क्या कहा गया है, मतलब सकारात्मक कार्य करने को कहा गया है। अगली बात करते हैं राजा राम मोहन राय की पत्रिका की अगर बात की जाए तो इनकी पत्रिकाओं में बात करें तो एक तो क्या है भाई, ब्रह्मा क्रॉनिकल है। क्या है, ब्रह्मा क्रॉनिकल किसकी पत्रिका है, राजा राम मोहन राय की पत्रिका है। दूसरी बात करें हम तो दूसरी बात है एक इनका मिरातुल अखबार भी क्या है, इनका एक पत्र है, मिरातुल अखबार। ये भी किसका है, मिरातुल अखबार, ये भी राजा राम मोहन राय का है। और बात करें तो एक संवाद कौमुदी की पत्रिका किसकी है, संवाद कौमुदी, ये पत्रिका भी किसकी है, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की है। तो संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और ब्रह्मा क्रॉनिकल किसकी पत्रिकाएं हैं, राजा राम मोहन राय की। एक संगठन है इनका, बहुत बार कई बार पूछा जाता है, यही आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आपसे पूछ जाए तो संगठन है। दूसरी बात करें तो ये राजा, ये वाला सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संगठन की बात करें वो कौन था, 1828 में इन्होंने जो है कौन संगठन की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की हुई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की हुई थी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। कब की थी, 1828 में की थी। इनको जो उपाधि थी वो कौन सी उपाधि थी, राजा की उपाधि थी। इनका नाम क्या था, राम मोहन राय था। और राजा की उपाधि जो है मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी, जब ये उनकी पेंशन बढ़वाने के लिए कहाँ जा रहे थे, लंदन जा रहे थे। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इन्होंने बहुत प्रयास किया, सती प्रथा का अंततः अंत कर दिया गया। 1829 में एक अधिनियम लाया गया और उसकी जो धारा 17 थी, धारा 17 के तहत क्या कर दिया गया, सती प्रथा का अंत कर दिया गया, धारा 17 के तहत। और इस समय पर जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, विलियम बेंटिक जो है इस समय पर गवर्नर जनरल था। अगली स्लाइड की बात करते हैं। एक सेकंड रखिएगा, उल्टा हो गया, ठीक। अगली देखते हैं और अगली स्लाइड है हमारे पास में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनका पूरा नाम था। अच्छे खासे प्रोफेसर थे, कलकत्ता में क्या है ये संस्कृत के प्रोफेसर थे। तो इन्होंने क्या किया, जो दलितों के साथ में भेदभाव होता था, संस्कृत नहीं उन्हें पढ़ने दिया जाता था, तो संस्कृत के दरवाजे समाज के सभी वर्गों के लिए खोल दिए गए थे, चाहे महिला हो, चाहे वो उच्च जाति का हो या फिर निम्न जाति का हो, सभी के लिए संस्कृत के दरवाजे किसने खोले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खोले। ध्यान रखिएगा,
इनके द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था जिसका नाम क्या था, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश किसका समाचार पत्र है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का पत्र है। और जो 1878 के समय पर समाचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो लिटन द्वारा एक्ट लाया गया था जिसका नाम था गलघोटू एक्ट, जिसे कह दिया जाता है गलघोटू एक्ट। और इस एक्ट के तहत जो समाचार पत्र निरस्त हुआ था वो कौन सा समाचार पत्र था, ये आपका विद्यासागर का समाचार पत्र था, इसी के हो गया था, इसे समाप्त कर दिया गया था। अगली बात करते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ध्यान रखिएगा 1856 में विधवा पुनर्विवाह है, विधवा पुनर्विवाह जो है एक्ट पारित हुआ। और इसी एक्ट के तहत जो विधवाएं क्या कर सकती हैं, दोबारा विवाह कर सकती थी। इसके पहले विधवाओं को अगर एक बार उनका पति मर जाए तो फिर क्या करना पड़ता था, जीवन भर ऐसे रहना पड़ता था। लेकिन अब इनके प्रयासों से 1856 में विधवा जो है पुनर्विवाह करने के लिए क्या है कर सकती थी, ऐसा कानून बनाया गया इनके प्रयासों से। और इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, कैनिंग था। कैनिंग के समय पर यह कानून बनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। और अगला जो है हमारे पास में समाज सुधारक, इनका नाम है दयानंद सरस्वती, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पूछा जाता है इनसे क्या क्या पूछा जाता है, कुछ लिखा हुआ इनकी पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। इनकी पुस्तक कौन सी है, ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। दूसरी बात, इन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम था वेदों की और लौटो। किसने नारा दिया था, ये दिया था आपके दयानंद सरस्वती ने। संगठन इन्होंने बनाया हुआ था कब, 1875 में जो एक संगठन की स्थापना की थी, उस संगठन का नाम क्या था, आर्य समाज। आर्य समाज आर्य समाज जो है इनका संगठन का नाम था। और ये कहाँ पर था, बॉम्बे में ये संगठन था, बॉम्बे में था। इन्होंने जो है स्वदेशी अपनाने पर पहली बार बल दिया था कि इन्होंने का एक कथन है कि जो घटिया से घटिया यानी कि बेकार से बेकार देसी होता है, अर्थात अपना होता है, अच्छे से अच्छे दूसरे के समान से अच्छा होता है। समझ रहे हैं ना बात को। जैसे कि उदाहरण की मान लीजिएगा, एक देश ये है और एक देश दूसरा देश ये है। ये मान लेते हैं क्या है, भारत है। और ये मान लेते हैं ये क्या है, इंग्लैंड है। तो भारत के पास में मान लीजिए क्या है, बैलगाड़ी है। और यहाँ पर क्या है, ट्रैक्टर है या कोई कार है। तो स्वयं ही दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हमारे पास जो बैलगाड़ी है वह कार से अच्छी है। तो स्वदेशी को क्या कर देते, बहुत महत्व देते थे कि स्वदेशी जो है बेकार से बेकार स्वदेशी, अच्छे से अच्छे विदेशी से अच्छा होता है। ये कथन किनका है, इन्हीं का है। ये प्रश्न आ चुका है एक बार। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वेलेंटाइन सिरोल। क्या नाम है, वेलेंटाइन सिरोल। ये क्या थे, एक अंग्रेज थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, भारत में अशांति से, हिंदी में नहीं पूछा जाता है, इंग्लिश में पूछा जाता है, इंडिया अनरोस्ट। पुस्तक का नाम क्या है, इंडिया अनरोस्ट। इसी को समझने के लिए आप हिंदी में कह सकते हैं भारत में अशांति। इंडिया अनरोस्ट में कहते हैं कि भारत में जो अशांति हुई है ना, वो उनके लिए दो लोग जिम्मेदार हैं। कौन कौन से दो लोग जिम्मेदार हैं, एक तो वो कौन से हैं, दयानंद सरस्वती हैं। और दूसरे कौन हैं, बाल गंगाधर तिलक जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि वेलेंटाइन सिरोल ने जो है किस समाज सुधारक को भारत में अशांति का कारक माना हुआ है। तो दयानंद सरस्वती को माना हुआ है। अगर क्रांतिकारी को पूछा जाए तो वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। अगले स्लाइड की बात करते हैं। और अगली स्लाइड हमारे पास में विवेकानंद के बारे में पूछा गया है, विवेकानंद के बारे में। और विवेकानंद के बारे में क्या पूछा गया, चलिए देखते हैं। विवेकानंद के बारे में है कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो फटाफट आप इसे बताइए, लिखिएगा कि नरेंद्र नाथ जो है इनके बचपन का नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनके बचपन का नाम था। इनके द्वारा समाज सुधार करने के लिए एक संगठन बनाया गया था, जिस संगठन को हम क्या कहते हैं, रामकृष्ण मिशन कहते हैं। रामकृष्ण स्वामी परमहंस के नाम पर ही बनाया था, रामकृष्ण मिशन इन्होंने संगठन बनाया था। और ये संगठन कब बनाया था, 1897 में बनाया हुआ था। कहाँ पर बनाया हुआ था, कोलकाता में बनाया गया था। आगे बात करते हैं इनके गुरु का नाम क्या था, तो रामकृष्ण परमहंस जो थे इनके गुरुजी थे। अवधारणा इन्होंने किसकी दी थी, ध्यान रखिएगा, दरिद्र नारायण की अवधारणा दी हुई थी। किसकी, दरिद्र नारायण की अवधारणा दी हुई थी।
दरिद्र नारायण की अवधारणा किसने दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अगर गहराई में क्वेश्चन जाता है तो ये वाला आता है। दरिद्र नारायण क्या होता है? इनका मानना था कि जिस प्रकार से सभी लोग मानते हैं कि प्रत्येक जीव में क्या है, ईश्वर है, तो इनका मानना था कि अगर जीवों की सेवा कर दी जाए तो हम ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने जो समाज के सबसे दरिद्र व्यक्ति हैं, चाहे वो दलित हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो वृद्ध लोग हों, उनकी सहायता करने के लिए उन्होंने ऐसी अवधारणा दी थी कि दरिद्र लोगों में ही ईश्वर रहता है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो मतलब अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर सकते, काफ़ी परेशानी में, उनमें ईश्वर है। और उनकी सेवा करने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण मिशन नाम था, जो 1897 में बनाया हुआ था। और इस अवधारणा को किस नाम से जानते हैं? दरिद्र नारायण की अवधारणा के नाम से जानते हैं। इन्होंने जो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में क्या किया, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन अटेंड किया, और जहाँ पर अमेरिका में जाकर के भारतीय धर्म के बारे में इन्होंने पूरी दुनिया को बताया और अंततः स्वीकार करने पर मजबूर किया कि भारत ही जो है विश्व गुरु है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। दोस्तों, आप जो भारत माता का नाम लेते हैं, वो भारत माता कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर गया था? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से निकल कर के आया था। एक्चुअली ने विवेकानंद ने देखा कि भारत जो है भावनाओं वाला देश है, और भावनाओं को इतना ज़्यादा लगाव समझते हुए उन्होंने क्या कर दिया, पूरे देश को माता का ही दर्जा दे दिया, क्योंकि हमारे देश में माता पिता से ज़्यादा माता पर लगाव देखा जाता है। और यहीं से क्या हुआ कि जब भी कोई भारत माता को गाली देता या फिर अपनी मातृभूमि को कुछ भी बोलता, तब भी क्या हो जाती, लोगों में राष्ट्रीयता का संचार होने लगा, और इस प्रकार से लोगों में एकता पैदा हो गई। तो जो इनका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है, वही है भारत माता। भारत माता जो है, ध्यान रखिए, इससे पहले हमें देखने को नहीं मिलती हैं। ये विवेकानंद के द्वारा दिए गए सिद्धांत के बाद ही हमें भारत माता का नारा दिखाई देता है। एक सेकंड रुकेंगे। चलिए फटाफट अगली स्लाइड की बात करते हैं। और अगली स्लाइड हमारे पास में वो है ज्योतिबा तथा सावित्रीबाई फुले। तो ये जो है समाज के निम्न वर्ग से आते थे, और इन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया, इनका नाम इतिहास में एक बड़े ही महानता के साथ में जुड़ा गया। बात करें वो उसके लिए समय नहीं है कि इतनी गहराई में जाना है, न था इनको समझा देता है किस प्रकार से इनके प्रयास थे, किस प्रकार से इन्होंने समाज के लिए कार्य किया हुआ। तो बस आप यहाँ इतना ध्यान रखिए, परीक्षा की दृष्टि से इनकी तरह संगठन स्थापित किया गया था, उसका नाम क्या था? सत्य शोधक समाज। ध्यान रखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी, सत्य शोधक समाज। और ये कब की गई थी? 1873 में की गई थी। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपसे पूछा जाता है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गुलामगिरी जो पुस्तक लिखी हुई थी, किसने लिखी हुई थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखी हुई थी। ध्यान रखिए, सावित्रीबाई फुले जो है भारत की प्रथम महिला शिक्षक कहा जाता है इन्हें, प्रथम महिला शिक्षक कहा जाता है। इन्होंने ही जो क्या किया था, 1848 में पहला स्कूल बनवाया था। 1852 में दोस्तों बात करें तो इन्होंने रात्रि पाठशाला का आयोजन किया था। जो मजदूर लोग होते थे तो वो क्या करते थे, यहाँ पर रात में उन्हें सिखाती थी और जागरूक करती थी। 1854 में बात करें तो इन्होंने विधवाओं के लिए आंदोलन शुरू किया था। 1856 के आसपास इन्होंने जो क्या किया था, जो कन्या हत्या पर प्रतिबंध लगाने पर, उस पर भी कहीं ना कहीं कार्य किए थे। 1878 में भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। अंततः 1897 में जब भारत में प्लेग फैला हुआ था, तो इन्होंने जो अपना बच्चा लिया था, गोद लिया था, यशवंतराव फूले नाम था उस बच्चे का। यशवंतराव फूले जो है डॉक्टर बन चुके थे, और उन्होंने वो जो है प्लेग जब महाराष्ट्र में फैला हुआ था, उस टाइम पर निःशुल्क सेवाएं दे रहे थे। तो उसी टाइम पर इन्फेक्शन होने के कारण इनकी क्या हो जाती है, सावित्रीबाई फुले की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगली बात करते हैं,
अगली बात करते हैं एनी बेसेंट। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की नहीं, आयरिश महिला थी। कहाँ की रहने वाली थी? ये आयरलैंड की रहने वाली थी। लेकिन इनकी खास बात ये थी कि दुनिया के जो भी प्राचीन धर्म है उनको जानने में इनकी बहुत रुचि थी, और वही जानते जानते कहाँ पर आ गई, भारत में सनातन धर्म को जानने के लिए आ गई। और इन्होंने जो कौन सा भाई था, क्या नाम था उसका, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ध्यान रखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना तो 1875 में की गई थी। 1875 में की गई थी। और किसने की थी? ध्यान रखिएगा, एच.पी. ब्लावात्स्की, एच.पी. ब्लावात्स्की, एच.पी. ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट, ये दो व्यक्तियों ने, ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क में था यह संगठन। क्या था? न्यूयॉर्क में यह संगठन था, 1875 में स्थापित किया गया था। जब इस संगठन की, किसकी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक शाखा आयरलैंड में खुली। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? दुनिया के प्राचीन धर्मों को जानना और उसमें जो रहस्यमयी सत्य की बातें हैं उन्हें क्या करना, एकत्र करना। जब इसकी शाखा आयरलैंड में खुली तो वहां पर कौन जुड़ गई? एनी बेसेंट जुड़ गई। जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि भारत में एक क्या है, बहुत पुराना धर्म है। तो फिर वो कहाँ पर आ गई? भारत में आ गई। कर्नल अलकाट की मृत्यु हो जाने के बाद 1907 में जो है ये क्या बनी, इसकी अध्यक्ष बनी हुई थी। कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद जो है एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो भारत में जहाँ पर एक शाखा खोली गई थी, कहाँ पर थी? तो वह जगह जो थी आड्यार में खोली गई थी। और ये आड्यार कहाँ पर पड़ता है? आड्यार नाम की ये जगह जो है मद्रास में पड़ती है, मद्रास में जगह पड़ती है। आगे बात करते हैं, एनी बेसेंट ने कुछ पत्रिका भी निकाली थी। उन पत्रिका का नाम कई बार पूछा जाता है। उस पत्रिका का नाम क्या है? कॉमनवेल। कॉमनवेल नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? राष्ट्रीय आंदोलन के समय पर भारत में एनी बेसेंट द्वारा निकाली गई थी। इन्होंने 1916 के अंतर्गत भारत को स्वराज्य दिलाने के लिए क्या चलवाया था? होम रूल लीग आंदोलन चलवाया था। आईएनसी की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1917 में क्या बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और ये क्या थी? आईएनसी की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। यानी कि कांग्रेस की, आईएनसी का मतलब क्या है? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो आपकी थी एनी बेसेंट। चलिए बात करते हैं अगली स्लाइड की। और अगली स्लाइड में हमारे पास में प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की बात करें तो संगठन दोस्तों समाज सुधार से संबंधित है। और कहाँ पर था? ये महाराष्ट्र राज्य में था। इसकी स्थापना जो है महादेव गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे और एक व्यक्ति कौन है भाई? राम, कोई क्या है, पांडुरंग, एक और व्यक्ति है जिनका नाम है पांडुरंग। थोड़ा सा आगे नाम कुछ और आता है, आप ध्यान कर लीजिएगा कि महादेव गोविंद रानडे और पांडुरंग द्वारा महाराष्ट्र में 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। और केशव चंद्र सेन के प्रभाव में की गई थी। केशव चंद्र सेन के प्रभाव से की गई थी, जो कि ब्रह्म समाज के क्या थे? अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना संबंध में। स्लाइड है आपके पास, तो कब स्थापना की गई थी? ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसने की थी? तो ध्यान रखिए, ए.ओ. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ए.ओ. की पूरा नाम करें तो एलन ऑक्टोवियम ह्यूम इनका क्या था? पूरा नाम था। ये क्या थे? एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे अंग्रेजों के, और उन्होंने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। लाला लाजपत राय क्या कहते हैं कांग्रेस के संदर्भ में कि यह जो है डफरिन के दिमाग की उपाधि। डफरिन, इस समय पर जो गवर्नर जनरल कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, डफरिन जो था इस टाइम पर गवर्नर जनरल थे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? डफरिन था। आगे बात करते हैं कि लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? डफरिन के दिमाग की उपज कहा था। किसको? कांग्रेस को क्या कहते हैं कि ये डफरिन के दिमाग की उपज है। डफरिन ने इसकी स्थापना अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करवाई हुई है। डफरिन क्या कहते हैं, जो गवर्नर जनरल थे कांग्रेस को, उन्होंने क्या कहा था कि ये अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्या है? अल्पसंख्यकों की संस्था है। ये किसने कहा था? तो गवर्नर जनरल डफरिन द्वारा कहा गया था कांग्रेस को। कर्जन, ये इंपॉर्टेंट है, कर्जन क्या क्या कहता है कि कांग्रेस के बारे में कहता है कि मेरी इच्छा है, जीवन में मेरी इच्छा है कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देखूं, कांग्रेस को मरते हुए देखूं। एक्चुअली में इसकी एक नहीं दो इच्छाएं थी। ये क्या है? पहली इच्छा क्या है? कांग्रेस को मरते हुए देखूं। और दूसरी इच्छा थी इसका मेयर बनना। कहाँ का मेयर बनना? कलकत्ता का मेयर बनना जो है इसकी
इच्छा थी। ये 2 इच्छाएँ थी, 2 इसकी 2 इच्छाएँ, ध्यान रखना। अंत में शायद मरा होगा तब भी यही पूछा होगा कि भाई अंतिम इच्छा है कोई, तो यही इच्छा बताई होगी इसने। आगे बात करते हैं, कांग्रेस के महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में देखते हैं। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, कौन सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। तो प्रथम सम्मेलन ध्यान रखिएगा कहाँ पर हुआ था, ये आपका कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में हुआ था। किसने अध्यक्षता की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। यह बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात करें कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो क्या नाम था, जॉर्ज यूल थे शायद। कौन थे, जॉर्ज यूल, ध्यान रखना, जॉर्ज यूल, व्यूल, जॉर्ज व्यूल के थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 3 बार अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आप ध्यान रखिए दादा भाई जो नौरोजी थे, वो 3 बार इसके जो क्या है पहले बनने वाले प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम महिला के बारे में भी बात की थी कि जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट, वो क्या थी, प्रथम महिला थी। प्रथम भारतीय महिला की अगर बात करें कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी अध्यक्ष, तो आप क्या बताएंगे, सरोजिनी नायडू जो हैं प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। प्रथम महिला की बात की जाए तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू की बात करें तो क्या थी, प्रथम भारतीय महिला थी। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी। सबसे युवा जो है, सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन थे, मौलाना मौलाना अबुल कलाम जो थे, मौलाना अबुल कलाम जो है इसके सबसे लंबे समय तक एक्चुअली में क्या हुआ था, 1842 में ये अध्यक्ष बने और उसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन में सबको लग गया, 1844-45 तक ये अध्यक्ष रहे आए। तो मौलाना अबुल कलाम सबसे लंबे समय तक और सबसे युवा अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, JB कृपलानी जो है आज़ादी के समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के बाद अगर बात की जाए कौन बने थे, तो सीतारमैया, पट्टभी सीतारमैया जो है, जिनसे 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ में खड़े हुए थे, वही जो है बाद में अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था, सीतारमैया। आगे बात करते हैं और अगली स्लाइड हमारे पास है, ये तो वही हो गया है। अधिवेशन देखते हैं कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है, तो उसको 1885 में देखा था, क्या हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था और किसने अध्यक्षता की थी, WC बनर्जी ने की हुई थी। ये बातें हम कर चुके हैं। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ध्यान दिए, अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, स्वराज का प्रस्ताव लाया गया था। क्या लाया गया था, स्वराज का प्रस्ताव पहली बार कहाँ लाया गया था, 1906 कलकत्ता अधिवेशन में लाया गया था। 1907 बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें क्या हुई थी, ये भाई 1900 सूरत में हुआ था और इसे क्या कहा जाता है, इसमें क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। किसका विभाजन हुआ था, गरम और नरम दल का विभाजन हुआ था। गरम और नरम दल के हो गए थे, विभाजन हो गए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसने की थी, रास बिहारी घोष द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगली स्लाइड की बात करते हैं और अगली स्लाइड में है आपके सामने अधिवेशन पुनः है। अगला अधिवेशन की बात करते हैं तो लखनऊ अधिवेशन बहुत महत्व इम्पोर्टेंट है। क्या है कि लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, 1907 में विभाजन हुआ था, अब इसमें क्या हो गया था, चुनाव हो गया था। किसका, गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो चुके थे, मिल चुके थे। और इसकी जो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। एक तरफ क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल का जुड़ाव हो गया था, दूसरी ओर जो है क्या हो गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है और मुस्लिम लीग का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, अब अलग अलग कार्य करने लगे थे। अभी आगे शायद टॉपिक आएगा लखनऊ पैक्ट, इसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट, इसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। ये कहाँ पर हुआ था, इसी अधिवेशन में हुआ था। आगे बात करेंगे 1920 का जो अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था, नागपुर में हुआ। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अधिक से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि भाषा की राजनीति पहली बार किस अधिवेशन में घोषित की गई थी। तो हिंदी भाषा की जो पहली बार ये काम किया गया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में था। असहयोग आंदोलन को अनुमति किस में दी गई थी, असहयोग को अनुमति किस में दी गई थी, 1920 के नागपुर में अधिवेशन में दी गई थी। आगे बात करते हैं, ये प्रश्न 3 नंबर में आ चुका है कि किस अधिवेशन में जो है MPPSC मेंस में हिंदी भाषा को जो है बात की गई थी, तो कौन सा नागपुर का अधिवेशन था,
1924 का बेलगांव अधिवेशन तो एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अगली बात करते हैं, और अगली बात है हमारे पास में कि 1917 कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और एनी बेसेंट क्या है? प्रथम महिला है, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली क्या है? ये प्रथम महिला है, ये बात भी ध्यान रखें। अगली बात करते हैं 1925 का कानपुर का अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू द्वारा की गई थी। और ये क्या थी? प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला थी। अगली बात करते हैं लाहौर अधिवेशन की। इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें जो क्या है, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। क्या की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। अगली स्लाइड की बात करते हैं, और अगली स्लाइड हमारे पास है कि 1931 का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो है सरदार पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें जो है गांधी को क्या किए गए थे? काले झंडे दिखाए गए थे। क्या दिखाए गए थे? काले झंडे दिखाए गए थे। बहुत सारी बातें हैं, वही इसमें बात करें तो महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए क्या की गई थी? अनुमति दी गई थी। दूसरी बात करें इसमें पूर्ण स्वराज को क्या किया गया था? परिभाषित किया गया था। ध्यान रखना, अगर उच्च लेवल का एग्जाम होगा आपका तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि पूर्ण स्वराज की घोषणा तो 1929 में कर दी गई थी, और परिभाषित कब किया गया था? तो 1931 में किया गया था। अगली बात करते हैं 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, ये भी कौन जीत गए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। 1942 की बात करें तो मौलाना साहब जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो सबसे युवा अध्यक्ष, उनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 1946 में कौन थे? जेबी कृपलानी यहाँ पर अध्यक्ष बने हुए थे, कृपलानी, और यही आज़ादी के समय तक अध्यक्ष रहे। 1948 में जो है पट्टभी सीतारमैया अध्यक्ष बने थे। ये प्रश्न आता है कि ये ध्यान रखना कि आज़ादी के समय पर अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। आज़ादी के बाद कौन? सीतारमैया थे। और बाकी ये तो सभी पूछे ही जाते हैं। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा राइटिंग पर मत जाइए भाई, टाइम बहुत हो गया है, वरना अब समझाने में बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण कौन कौन से हैं? तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में भारत में पढ़ा जाता है। सबसे पहला जो है आपका उदारवादी चरण है। दूसरा जो है आपका उग्रवादी चरण है। और तीसरा जो है आपका गांधीवादी चरण है। कौन सा है? गांधीवादी चरण है। इसकी बात करें तो उदारवादी चरण आपका 1885 से लेकर के 1905 तक रहता है। उग्रवादी चरण की बात करें तो 1905 से यह 1915 तक रहता है। और गांधीवादी चरण जो है 1915 से 1947 तक रहता है। गांधी युग के नाम से जाना जाता है 1947 तक। इसमें बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी ऐसे नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे नेता थे। उग्रवादी में जो बात करें तो वही थे आपके पास में लाल, बाल और पाल, ये 3 नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। इसमें जो है महात्मा गांधी रहते हैं। अभी बात करते हैं आगे प्रत्येक के बारे में एक अच्छे से। अगली स्लाइड है जो हमारी उदारवादी चरण की है। तो समय बात की प्रमुख नेता की, तो समय बात करें तो ये कब से था भाई? अभी हमने देखा था कि 1885 से लेकर के 1905 तक चरण कौन सा जाना जाता है? उदारवादी चरण जाना जाता है। प्रमुख नेता कौन से थे? तो भी देख लिया कि दादा भाई नौरोजी हो गए, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, पी आनंद चार्लू हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए। ये क्या थे? नेता थे प्रमुख। इनकी विचारधारा क्या थी? ध्यान रखिएगा, अहिंसात्मक विचारधारा थी। मतलब अहिंसात्मक, भारत के लिए कार्य तो करना है लेकिन उनके साथ में हिंसा नहीं करनी है, अहिंसात्मक थी। और जिनका तरीका था मतलब अनुनय विनय की नीति थी। अनुनय विनय, पहले क्या करेंगे? पत्र भेजेंगे अंग्रेजों को, सरकार हमें ऐसा करवाना है, लोगों के पास मतलब जनहित के मुद्दे उठाएंगे, साफ सफाई के, जन कल्याण की बातें करेंगे, लेकिन अन्याय विनय करेंगे, अहिंसात्मक करेंगे, लाठी नहीं उठाएंगे, यानी कि हिंसा का रास्ता नहीं उठाएंगे। अगली बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। दादा भाई नौरोजी का अगर आपसे समाचार पत्र पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? राप्त गुप्तार इनका क्या है? समाचार है। राप्त गुप्तार इनका क्या है? समाचार है। पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया
ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने बताया है कि भारत में पॉवर्टी मतलब क्या होती है? गरीबी। कि भारत में गरीबी क्यों है? तो बताया हुआ है कि किस प्रकार से भारत में गरीबी है और किस प्रकार से ब्रिटिश रूल की ब्रिटिश शासन का किस प्रकार से इनके नियम बंदे हैं, और इसी में क्या दिया हुआ था? इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया हुआ था। धन निष्कासन का भी सिद्धांत देते हैं। अगली बात करते हैं, इन्होंने भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की थी, और भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपए थी उस टाइम पर जब इन्होंने ज्ञात की हुई थी। ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। संसद सदस्य जो है ध्यान रखिएगा, संसद के सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय थे, और ये 1892 में जो है ब्रिटेन में क्या बने हुए थे? संसद के सदस्य बने हुए थे। ब्रिटेन में संसद के सदस्य बने थे। ऐसा होने वाले क्या थे? ये प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय संसद के सदस्य बनने वाले। इन्होंने समाज में सुधार करने के लिए, यानी कि पारसी समाज सुधार, समाज में व्याप्त जो रूढ़ियां थी उनको सुधार करने के लिए एक धार्मिक संगठन बनाया हुआ जिसका नाम था रहनुमाई मजदायर नाम था। अगली बात करें, इनका एक संगठन था और उस संगठन का नाम क्या था? इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या नाम था भाई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। चलिए बात करते हैं अगली स्लाइड की, बहुत महत्वपूर्ण है ये स्लाइड। 3 बार कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी। अगली बात करते हैं, ये भी क्या है? उदारवादी नेता है। दादा भाई नौरोजी भी क्या थे? उदारवादी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले भी हैं। इनके द्वारा जो संगठन बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? भारत सेवक समाज। क्या नाम था इनके संगठन का? इनके जो संगठन का नाम है भारत सेवक समाज। हाँ, भारत सेवक समाज इनके संगठन का नाम है, और ये कब बनाया गया था? 1905 में संगठन की स्थापना की थी। इंग्लिश में ध्यान रखिए, इसका नाम याद रखिएगा। ये जो पूछा गया था एक बार कि भाई सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की हुई थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से इंग्लिश में कहा जाता है। इनके ये जो किसके? महात्मा गांधी के जो क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। गांधी के राजनीतिक गुरु आपसे पूछा जाए कौन थे, तो वो आपके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे राजनीतिक गुरु। आधुनिक भारत के प्रथम कूटनीतिज्ञ किन्हें कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत के प्रथम कूटनीतिज्ञ, भारत का हीरा रत्न इत्यादि नाम किसे दिए जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को भी दिए जाते हैं। ये अभी का है, 2024 का अभी पेपर हुआ है 8-10 दिन पहले। मतलब कब भाई? हाँ, 23 जुलाई को पेपर हुआ है। कब हुआ है? ठीक है, 23 जून को पेपर हुआ है। कब है? 23 जून का ये पेपर हुआ है। उसमें एक प्रश्न आ गया, के.एम. पटेक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे के.एम. पटेक्कर ने। किसे कहा हुआ था? ये बात जो सही है, गोपाल कृष्ण गोखले के लिए ये कहा गया था। आगे बात करते हैं, और अगली स्लाइड है हमारे पास में कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या होते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो ICS होती थी, इंडियन सिविल सर्विस, उसके लिए चयनित होते हैं, परंतु अंग्रेजों द्वारा इन्हें क्या कर दिया जाता है? कोई कमी निकाल करके क्या कर दिया जाता? बाहर कर दिया जाता है। फिर क्या करने लगते हैं? जो UPSC वर्तमान में इसे कहते हैं, तो ऐसी नौकरी में ये लग गए थे, परंतु कोई कमी निकाल दी। फिर इनके बाद अंग्रेजों का विरोध करने के लिए इन्होंने एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम था इंडियन एसोसिएशन। 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि ये कांग्रेस की जब स्थापना नहीं हुई थी, यानी कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भारत का सबसे बड़ा संगठन था। भारत का सबसे बड़ा संगठन था। सबसे बड़ा संगठन था। आगे बात करते हैं, और अगला है हमारे पास उग्रवादी चरण हमारे पास आ गया। और उग्रवादी चरण में हम जानते हैं कि जब अभी हमने बात की थी कि 1905 से लेकर के 1915 तक का समय क्या है? उग्रवादी चरण का है। प्रमुख नेता कौन थे? लाला लजपत राव, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो है इनके क्या थे? नेता थे। तो लाल बाल पाल जो क्या इनके 3 नेता हैं। इनका लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य था स्वराज्य प्राप्त करना। क्या करना? स्वराज्य प्राप्त करना। और ये जो है कुछ भी तरीका हासिल कर सकते थे। इनका मानना था कि भारत जो है हमारा है और हमें जो है अपना खुद का राज्य चाहिए। इसके लिए क्या कर रहे थे?
प्रयास कर रहे थे। अगली बात करते हैं कि नेता प्रमुख को देख लेते हैं, जहाँ से प्रश्न आते हैं। लाल लाजपत राय की बात करें तो इनका जो एक नाम पूछा जाता है कि किसे पंजाब के, पंजाब के थे, कहाँ के थे ये, पंजाब के थे। और प्रश्न आता है कि किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, तो क्या बताएंगे, लाला लाजपत राय के नाम से। मैजनी गैरिबाल्डी की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी, एक बार प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि मैजनी गैरिबाल्डी की जो है जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। ये कौन थे भाई, ये जो थे इटली के स्वतंत्रता, इटली के दो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी क्या लिखी थी, आत्मकथा लिखी हुई थी, ताकि इससे क्या हो सके, लोग भारत के प्रभावित हो सके। इन्होंने कार्य खतरनाक किए थे। लाहौर कांड हम जानते हैं कि 1929 में लाला लाजपत राय जो है विश्वविद्यालय के वहाँ पर जो लाहौर में जो कॉलेज था उसके क्या थे, प्रोफेसर थे या प्रिंसिपल थे। तो वहाँ पर कई जो भगत सिंह वगैरह थे, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, उनके सहयोग से क्या करते हैं, ये एक साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। और साइमन कमीशन का 1929 में किसका, साइमन कमीशन का विरोध करते समय इनके सर पर क्या हो जाती है, लाठी से प्रहार होता है और वहीं पर इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। इन्होंने एक नारा दिया था, क्या दिया था आप, मेरे सर पर लाठियों का प्रहार, लाठियों का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लोहे की कील के समान साबित होगा। इस प्रकार से मतलब कि जो आप आज मार रहे हैं मेरे सर पर लाठी, तो कल के दिन यह जो बहुत मजबूत बन जाएगी, क्योंकि भारतीय इसका क्या लेंगे, प्रतिशोध लेंगे। और वही हुआ आगे चल करके, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद द्वारा इसका प्रतिशोध भी लिया गया। आगे बात करते हैं, भी आएगा बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये कहाँ के थे, महाराष्ट्र राज्य के थे। ध्यान रखिए, इन्हें क्या कहा जाता है, उपनाम जो है इनका लोकमान्य है, इन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पुस्तक की बात करें तो गीता रहस्य जो है इनकी क्या है, पुस्तक है। अगली बात करें इनके पत्र की जो है, तो क्या कौन से भाई पत्र थे, एक तो इनका पत्र समाचार पत्र था, एक जो था मराठा था, एक समाचार पत्र क्या था, मराठा था, और एक और तो कोई भी मराठा, एक समाचार पत्र और था, ध्यान रखना। उत्सव जो इन्होंने शिवाजी तथा गणेश उत्सव किसके द्वारा मनाए गए थे, गणेश उत्सव किसके द्वारा मनाए गए थे, आपके बाल गंगाधर तिलक द्वारा मनाए गए थे। इन्होंने क्या नारा दिया था, इनका एक नारा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किसने नारा दिया था, और मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जब एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया, कब, 1916 में, तो उस टाइम पर होम रूल लीग आंदोलन, होम का मतलब क्या होता है, शासन, रूल का मतलब क्या होता है, शासन, होम का मतलब घर, यानी कि स्वराज की प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वो क्या था, होम रूल लीग था। एनी बेसेंट ने चलाया था, परंतु इसमें ही बाल गंगाधर तिलक ने जो है मध्य भारत में क्या किया था, मध्य भारत में इसका नेतृत्व किया था। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो 1895 में संविधान बनाने के लिए इन्होंने एक जो सर्वप्रथम प्रयास किया था, उसी में संविधान सभा का जिक्र मिलता है। और इन्होंने जो है स्वराज विधेयक लाए थे, उसमें जो पहली बार संविधान के बारे में जिक्र मिलता है 1895 में। अगली बात करते हैं, अगली स्लाइड है हमारे पास में कि बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन की बात की जाती है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है, पहली बात ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को की जाती है। इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, जीजी का मतलब क्या होता है, गवर्नर जनरल। और इस टाइम पर जो गवर्नर जो है, ये डेट ध्यान रखना, घोषणा कब होती है, 20 जुलाई 1905 को। गवर्नर जनरल कौन था, कर्जन था। 7 अगस्त को क्या होता है, लोगों द्वारा विरोध करना शुरू कर दिया जाता है। और उसी विरोध को क्या कहा गया था, क्योंकि विरोध किसने किया था, स्थानीय लोगों ने किया था, और इसी ही क्या कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसे क्या कहा गया, स्वदेशी आंदोलन कहा गया था। 16 अक्टूबर को क्या कर दिया जाता है, बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, अंग्रेजों ने कारण क्या बताता है, कहते हैं कि जो प्रशासनिक शिथिलता है, बंगाल का क्षेत्र क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है, इसलिए प्रशासनिक
समस्या आ रही है, तो आज छोटे क्षेत्रों में हम क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। लेकिन वास्तविक कारण क्या था कि बंगाल में जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था उस पर नियंत्रण करना। 1912 में 1911-12 में से क्या कर दिया गया था दोस्तों, जब वो जॉर्ज पंचम आया हुआ तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उससे राष्ट्रीयता कम नहीं हुई थी और राष्ट्रीयता बढ़ रही थी, इसलिए इसे क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। आगे बात करते हैं सूरत की फूट। ध्यान रखिएगा, जैसे ही बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में हम जानते हैं क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। और बंगाल विभाजन को लेकर के कांग्रेस से गरम दल और नरम दल में अलग अलग मान्यता थी। वहीं कांग्रेस का मानना था कि बंगाल का जो विभाजन हुआ है इसका विरोध जो हम करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। वहीं दूसरी ओर जो नरम दल का मानना था, जो नरम दल था उसका मानना था कि ये स्थानीय मुद्दा है, इसे स्थानीय स्तर तक ही रहने दिया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर तक इसे रहना चाहिए। इसी बात को लेकर के क्या हो जाता है, दोनों में विवाद हो जाता है और 1907 में क्या हो जाते हैं, दोनों का विभाजन हो जाता है। ये बात हम पीछे कर चुके हैं कि रास बिहारी घोष क्या थे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कहाँ पर हुआ था, सूरत में हुआ था और दोनों क्या हो गया था, इसमें विभाजन हो गया था। अगली स्लाइड की बात करते हैं, मुस्लिम लीग। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन करने के बाद अपनी राजनीति का पेड़ चालू कर दिया गया और उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस की स्थापना हुई है। कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है, मुसलमानों को क्या करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, उनके जो मतलब विकास करने के लिए एक संरक्षण होना चाहिए। तो क्या नाम था, अजीमुल्ला खान नाम था शायद बार, उस व्यक्ति के नेतृत्व में क्या है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। कहाँ पर की जाती है, ढाका में की जाती है। और गवर्नर जनरल कौन थे इस टाइम पर भी आपका, वही गवर्नर जनरल था करजन। अगली बात करते हैं, और यही मुस्लिम लीग है फिर आगे चलकर क्या करने लगी, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने लगी और आगे चलकर के पाकिस्तान के रूप में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। वो कौन था, यही थे। आगे बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। ध्यान रखिएगा, एक बात अगर मैं कहूँ तो इसको दूसरा नाम जो है मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि गवर्नर जनरल इस टाइम पर कौन था, गवर्नर जनरल था इस टाइम पर, तो याद रखिएगा मिंटो इस टाइम पर क्या था, गवर्नर था। भारत का गवर्नर कौन था, मिंटो था। ये वाइसराय भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सचिव होना चाहिए। सचिव कौन था, भारत सचिव जो था आपका मार्ले था। पहले सचिव का नाम आता है इसलिए क्या हो जाएगा, मार्ले मिंटो भी सुधार कहा जाता है। इसमें जो हुई थी सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई थी, पहली बात है इसमें, इसी अधिनियम में। और इसमें 5 सीटें जो क्या कर दी गई थी, मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित की गई थी। क्या की गई थी, मुस्लिम लीग के लिए 5 सीटें आरक्षित की गई थी। अगली बात करते हैं, शायद ये पूछ लिया जाए कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो मिंटो को कहा जाता है। सांप्रदायिकता बोले तो मतलब जिस प्रकार से राजनीतिक आरक्षण होता है ना कि मतलब एक जाति को दिए जाने वाला आरक्षण क्या है, सांप्रदायिकता। तो इसकी जनक किसे कहा जाता है, मिंटो को जो है सांप्रदायिकता का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न क्या है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था। दोस्तों बात की थी कि 1907 में जहाँ विभाजन हो गया था कांग्रेस के गरम दल और नरम दल को, यहाँ पर क्या हुआ, दोनों मिल गए थे। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजमूदार द्वारा क्या की गई थी, इसकी अध्यक्षता की गई थी। मजमूदार द्वारा से क्या की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस ने जो मुस्लिम आरक्षण है इसमें क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि 1909 में कौन सा अधिनियम आया था, सांप्रदायिक आरक्षण आया था, लेकिन भारत में से कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही थी। वहीं जो कांग्रेस की मांग थी कि स्वराज की प्राप्ति की जाए, मतलब शासन की प्राप्ति की जाए, स्वराज की प्राप्ति की जाए, तो वो जो मुस्लिम लीग नहीं मान रही थी। तो इसमें समझौता किया गया कि जो कांग्रेस है वो क्या कर ले, हमारा आरक्षण स्वीकार कर ले जो 1909 के अधिनियम के तहत दिया गया था, और मुस्लिम लीग क्या स्वीकार कर ले, स्वराज की मांग को स्वीकार कर ले। तो मुस्लिम लीग ने क्या कर लिया, स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस ने मुसलमानों के आरक्षण को स्वीकार कर लिया। इसे ही किस नाम से जाने जाते हैं, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट के 2 पहलू हैं, एक तरफ है जहां कांग्रेस के, ये पहला पहलू हो जाएगा कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का विलय, और दूसरा पहलू जो हो जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विभाजन। इस प्रकार से क्या हो गया, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये क्या है आपका, लखनऊ समझौता है। आगे बात करते हैं, थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है
बाद में अपलोड करने में दिक्कत जाती है, तो हम थोड़ा जल्दी करवाते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के चरण की बात करें दोस्तों, तो क्रांतिकारी आंदोलन वो हैं जो क्रांति के माध्यम से, गोली मारने के माध्यम से, तलवार के माध्यम से क्या करते थे, क्रांति की बात करते थे। और जो उग्रवादी वो हैं जो अपनी उग्र विचारधारा के कारण थे, उदारवादी वो हैं जो अपनी उदार विचारधारा के कारण थे, उनकी विचारधारा बहुत मतलब सामान्य थी, उदारवादियों की, उग्रवादियों की तीव्र थी। क्रांतिकारी क्या है, ये वो हैं जो जान से मार सकते हैं। आगे बात करते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन भारत में 2 चरण में हुए हैं। ये कौन सा है, पहला चरण है, पहला चरण जो है आपका 1893 से 1905 तक है, और दूसरा चरण जो है 1920 से लेकर के 1931 तक का चरण जो माना जाता है, दूसरा चरण माना जाता है। प्रथम चरण की बात करते हैं, प्रथम चरण में जो है कई क्षेत्रों में गतिविधियां हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो उनमें से पहला क्षेत्र है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ही क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। सबसे पहले समय है 1897 का। 1897 में एक संगठन बनाया गया था, उस संगठन का नाम क्या था दोस्तों, व्यायाम मंडल था। व्यायाम मंडल के जो जिसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, चापेकर बंधुओं के द्वारा बनाया गया था। यह व्यायाम मंडल कहाँ कार्य करता था, महाराष्ट्र में कार्य करता था। इसने क्या किया कि पूना जो है महाराष्ट्र में है, वहां पर जो खतरनाक एक बीमारी फैली हुई थी जिसका नाम था प्लेग महामारी, जैसे भी कोरोना फैला हुआ था उसी प्रकार की महामारी हुई थी। लेकिन यहाँ का जो प्लेग कमिश्नर अधिकारी था वो जो है बड़ी आराम से कुछ काम नहीं कर रहा था, सो कर रहा था, यानी कि भारतीयों के साथ में भेदभाव कर रहा था। तो व्यायाम मंडल के जो सदस्य थे जिनका नाम था चापेकर बंधुओं द्वारा क्या कर दी गई थी, पूर्णा प्लेग कमिश्नर रैंड रैंड नाम था, रैंड, और उसका एक सहयोगी था एम हर्स्ट, इसकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। यहीं से क्या होती है, यह जो है भारत में प्रथम घटना थी जिसमें किसी यूरोपियन की हत्या कर दी गई हो, 1897 महाराष्ट्र में। दूसरी बात करें, महाराष्ट्र में ही आगे चल कर के क्या हुआ दोस्तों, वीडी सावरकर का आपने नाम सुना होगा, वीडी सावरकर यही संबंधित हैं। तो वीडी सावरकर जो महाराष्ट्र में थे और इन्होंने क्या किया, एक संगठन जो शुरुआत में बना हुआ था मित्र मेला, क्या बना हुआ था शुरुआत में जो संगठन बना हुआ था, मित्र मेला बना हुआ था। मित्र मेला का नाम बदल करके 1907 में वीडी सावरकर द्वारा क्या कर दिया गया कि मित्र मेला का नाम बदल करके 1907 में क्या कर दिया गया, अभिनव भारत कर दिया गया। कब, 1907 में। और अभिनव भारत के एक सदस्य हैं जिनका नाम है, ध्यान रखिएगा, अनंत लक्ष्मण, अनंत लक्ष्मण कांधरे, अनंत लक्ष्मण कांधरे एक सदस्य थे। और उन्होंने क्या की, नासिक का जो जिला मजिस्ट्रेट था उसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई 1907 में। ये कहाँ की घटनाएं हुई, ये दोस्तों महाराष्ट्र की घटना हुई। अगले देखते हैं प्रथम चरण में क्रांतिकारी आंदोलन में 1893 से 1905 के मध्य बंगाल में क्या घटना हुई, यानी कि जो क्रांतिकारियों का जो प्रथम चरण चल रहा है उस प्रथम चरण में महाराष्ट्र में हमने घटनाएं देख ली। अब कहाँ पर देख रहे हैं, बंगाल में कौन सी घटना हुई थी, ध्यान रखिएगा। 1908 में जो है मुजफ्फरपुर जज किंग्स फोर्ट पर बम फेंका गया। किसने फेंका था, तो ये बम जो फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, दोनों व्यक्तियों द्वारा मिलकर के बम फेंका गया था। परंतु इसमें क्या हो जाता है, जो जज है वो नहीं मरता है, कोई निर्दोष व्यक्ति मर जाता है। प्रफुल्ल चंद्र चाकी द्वारा क्या कर ली जाती है, आत्महत्या कर ली जाती है। और इन पर जो मुकदमा चलाया गया था उस मुकदमे को किस नाम से जानते हैं, अलीपुर संयंत्र केस के नाम से जानते हैं। इसमें 34 लोगों को फंसाया गया था। और जो खुदीराम बोस हैं इनको क्या दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। ऐसा कहते हैं मात्र 17 वर्ष की उम्र में फांसी मिली थी, सबसे कम उम्र की फांसी थी। कम उम्र में फांसी पाने वाले क्या थे, ये प्रथम भारतीय थे। सबसे कम उम्र में फांसी किसी मिली थी, ये मिली थी खुदीराम बोस को। आगे बात करते हैं, अगली जो हमारे पास स्लाइड है उसमें है कि दिल्ली में जो प्रथम चरण की ही बात चल रही है। प्रथम चरण में हमने महाराष्ट्र में देखा, महाराष्ट्र में जहाँ सावरकर बंधु और चापेकर बंधु कार्यरत थे। और जो हमने बंगाल में देखा तो वहाँ पर कौन कार्यरत थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। दिल्ली में अगर बात करें तो यहाँ पर हार्डिंग बम कांड कब हुआ था, 1911 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। राजधानी परिवर्तन की जा रही थी, क्या की जा रही थी, राजधानी, भारत की राजधानी परिवर्तन किया जा रहा था और राजधानी कलकत्ता से क्या बनाई जा रही थी, दिल्ली बनाई जा रही थी। इसी टाइम पर जो जश्न मनाया जा रहा था उस जश्न में क्या कर दिया गया, जो हार्डिंग वहाँ का गवर्नर जनरल था, हार्डिंग के ऊपर जो बम फेंका गया, इसमें जो फेंकने वाले व्यक्तियों में योगदान था विश्वास बंधु थे, वसंत विश्वास और मनमत विश्वास है। और दूसरे कौन थे, रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी भाग करके कहाँ चले जाते हैं, जापान भाग जाते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं। बाद में
आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में अपना क्या देते हैं, योगदान देते हैं, और विश्वास बंदिश में जो क्या सजा हो जाती है शायद पर। आगे बात करते हैं तो यहाँ से क्या पूछा जाता है, कब हुआ था हार्डिंग बमकांड, और कौन सा गवर्नर जनरल था, राजधानी परिवर्तन कब हुआ था, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है दूसरा चरण, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण कब से कब तक हुआ था, 1920 से 30 तक हुआ था। इसमें जो है ध्यान रखिएगा, एक संगठन की स्थापना की गई थी जिसका पूरा नाम क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और ये संगठन किसके द्वारा कब बनाया गया था, 1924 में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, याद रखिएगा, कानपुर में बनाया गया था। सचिंद्र सन्याल नाम के एक व्यक्ति थे, सचिंद्र सन्याल नाम के व्यक्ति द्वारा बनाया गया था, सन्याल सचिंद्र सन्याल नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा संगठन बनाया गया था। और जो इसी के सदस्य थे चंद्रशेखर आजाद वगैरह क्या थे, इसी के सदस्य थे। ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया, एक घटना को अंजाम दिया था चंद्रशेखर आजाद द्वारा। उस घटना का नाम क्या था, काकोरी कांड था। ये घटना कब की है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना को अंजाम दिया गया था। हाल ही में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि चंद्रशेखर आजाद ने आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जो धन की प्राप्ति करनी थी, उसमें ट्रेन को एक लूटा था और बाद में जला दिया गया था। तो 9 अगस्त 1925 की घटना है। और जब इन पर क्या हुआ भाई, फिर मुकदमा चला, काकोरी षड्यंत्र केस का मुकदमा चला, जिसमें 4 लोगों को जो है मौत की सजा मिली थी। कितने लोगों को, 4 लोगों की, ध्यान रखिएगा। एक कौन थे, अशफाक उल्ला खान, एक थे आपके राजेंद्र लाहाड़ी, एक थे कौन, रोशन अख्तर, और एक कौन थे, राजेंद्र लाहाड़ी, एक कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। इन 4 लोगों को क्या मिली थी, ध्यान रखिएगा, फांसी की सजा मिली थी। चंद्रशेखर आजाद यहाँ से बच गए थे और वो भाग कर कहाँ निकल गए, दूसरी जगह लापता हो गए। कुछ समय पर मध्य प्रदेश के ओरछा में रहे और फिर पुनः एक्टिव हुए, और इस संगठन का नाम बदल करके 1928 में दूसरा संगठन बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या नाम था पूरा नाम, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इस संगठन में अब कौन जुड़ चुका था, भगत सिंह जो है इस संगठन में जुड़ चुके थे। ठीक, अब इन्होंने जो घटना को अंजाम दिया तो लाहौर में जो है 1928 के आसपास इन्होंने क्या किया, 1928 में सॉन्डर्स हत्या की, और 1929 में जो है केंद्रीय असेंबली में क्या किया गया था, बम फेंका गया था। दोस्तों ये था क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। क्या आपको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, काकोरी कांड आपसे पूछी जाती है, 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ये लाहौर का सॉन्डर्स हत्याकांड कब हुआ था, 1928 में हुआ था। केंद्रीय असेंबली में बम किसके द्वारा फेंका गया था, भगत सिंह और क्या नाम थे उनके विषय, बटुकेश्वर दत्त थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, उनके द्वारा क्या किया गया था, बम फेंका गया था। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। और इन पर जो मुकदमा चलाया गया था, ये सॉन्डर्स हत्याकांड के आरोपियों पर, अर्थात भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद पर जो मुकदमा चलाया गया था, वो कौन सा मुकदमा था, लाहौर षड्यंत्र केस था। लाहौर षड्यंत्र केस था। इसी के तहत जो है भगत सिंह को क्या हुई थी, फांसी मिली थी। ध्यान रखिएगा, 1931 में भगत सिंह को फांसी पर क्या किया गया था, चढ़ाया गया था। चंद्रशेखर जो आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद जो है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को क्या कर ली थी, गोली मार ली थी। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना, इतने से आपका प्रश्न आ जाएगा। इतना ही बातें पूछी जाती हैं बार बार, काकोरी कांड के बारे में पूछा जाता है और ये केंद्रीय बम कांड के बारे में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, बंगाल में जो दूसरे चरण में क्रांतिकारी गतिविधियां क्या हो रही थी, सेकेंड चरण जो क्रांतिकारी गतिविधियों का चल रहा है, उसमें बंगाल में कौन सी क्रियाएं हुई थी, तो बंगाल में एक संगठन था जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिक आर्मी था। क्या था, इंडियन रिपब्लिक आर्मी था, और इसकी स्थापना की थी मास्टर सूरसेन ने स्थापना की थी। और इस संगठन ने जिस घटना को अंजाम दिया, वो घटना कौन थी, चटगांव शस्त्रागार कांड। अंग्रेजों का जो बंदूकों का कारखाना था उसको लूट लिया 1930 में, किसने, मास्टर सूरसेन के नेतृत्व में। इसमें 2 महिलाओं की बड़ी भूमिका रही थी, पृथ्वीता वाडेकर और कल्पना दत्त की जो बड़ी भूमिका रही थी। आगे बात करते हैं, और अगला है हमारे पास में कि भारत से बाहर भी कुछ गतिविधियां हो रही थी। ध्यान रखिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे ये लंदन में रह रहे थे, और इन्होंने वहां पर
1820 के अंदर, कब इन्होंने जो है 1820 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने क्या किया था, थोड़ी टाइम भाई गारंटी नहीं देते, रहने दो, टाइम थोड़ा सा भूल जाता हूँ मैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने क्या किया, लंदन में जो एक संगठन की स्थापना की, उस संगठन का नाम क्या था, इंडिया हाउस। समझिएगा ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इंडिया हाउस की स्थापना की। और इंडिया हाउस में जब एक भारतीय पहुंचता है वहां पर रहने के लिए, क्या नाम है उसका, मदन लाल ढींगरा नाम है। क्या नाम है, मदन लाल ढींगरा उस व्यक्ति का पूरा नाम है। और ढींगरा क्या है, 1909 में वहां पर जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा था एक व्यक्ति से, और करजन वायली कोई जाकर संसद में, संसद जो वहाँ का एक प्रकार का संसद था, ये कौन, करजन वायली संसद था, वहां पर जाकर क्या कर दी, मदन लाल ढींगरा ने उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो ये घटना ध्यान रखना, किसने हत्या की थी, ढींगरा ने। किस संगठन में की थी, इंडिया हाउस में। इंडिया हाउस संस्थापक कौन थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा। बात कहाँ की है, लंदन की। मैडम भीकाजी कामा, इन्हें क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन की, राष्ट्रीय आंदोलन की जो है इन्हें माँ कहा जाता है। और इन्होंने जर्मनी में जो है पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत का ध्वज फहराया था। क्या है, जर्मनी के अंतर्गत जो अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हो रही थी, जो मीटिंग हो रही थी और जो मतलब भ्रमण किया जा रहा था, तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करके के मैडम भीकाजी कामा ने भारत का ध्वज फहराया था। गदर पार्टी की बात करें दोस्तों तो 1913 में इसकी स्थापना की गई थी, और कहाँ पर, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में की गई थी। कहाँ की गई थी, सैन फ्रांसिस्को शहर में इसकी स्थापना की गई थी। लाला हरदयाल, ध्यान रखिएगा, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल प्लस सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह, ये दो व्यक्ति क्या थे, इनके संस्थापकों में से थे। अगली बात करते हैं फटाफट है, और अगली बात है हमारे पास कामागाटू मारू प्रकरण। क्या था ये, 1924 की जो है घटना है, 1924 की नहीं, कब की घटना है ये, इस प्रकार आ जाए भाई, 1914 की ये घटना है। क्या था ये कामागाटा मारू, क्या है, ध्यान रखिएगा, ये एक जहाज का नाम है। क्या है, ये एक जहाज है। एक्चुअली में क्या हुआ था, भारत से बाहर जो जर्मनी में लोग थे भाई, कौन, जर्मनी, जापान, जर्मनी और जापान में जो भारत के लोग काम करने के लिए गए थे, उन्हें एक व्यक्ति जिनका नाम था कौन, गुरुदत्त सिंह नाम था, एक गुरुदत्त सिंह एक जहाज लेते हैं, और जहाज का नाम क्या है, कामागाटो मारू जहाज है। तो उस जहाज में यहाँ पर सभी भारतीयों को बैठा करके कहाँ ले जाता है, ये कनाडा ले जाता है। इसी, अब जब कनाडा जाता है तो कनाडा की सरकार जो है वहाँ पर क्या करती है, ये वहाँ इन्हें नहीं प्रवेश करने देती है इस जहाज को। तो वापस लौट करके ये कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करवाते हो, इसलिए जो है काफ़ी बड़ा मतलब, और दूसरी तरफ ये लोग भी बहुत गुस्सा हो चुके थे कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हमें कहीं काम नहीं मिल रहा है। तो फिर अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इन पर मुकदमा चलाया हुआ था। खैर ये बात नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा घटना कब की है, ये क्या था, एक प्रकार का जहाज था, कौन यहाँ का लीडर था, तो गुरुदत्त सिंह था। इतनी बातें पूछ जाएंगी। आगे बात करते हैं, गांधी युग की बात करें। गांधी युग है दोस्तों, हमने राष्ट्रीय आंदोलन में 4 चरण देखे थे, 3 चरण देखे थे, उनमें से हमने उदारवादी उग्रवादी क्रांति का भी चरण देख लिए। अब हम कौन सा चरण देख रहे हैं, गांधी युग का चरण देख रहे हैं। तो गांधी युग में आपको क्या ध्यान रखना है, महात्मा गांधी को पढ़ना है। महात्मा गांधी में क्या क्या पढ़ना है, गांधी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी दोस्तों, इसे पढ़ाने में लगता है काफ़ी मुझे जो है 3-4 क्लासों में पढ़ा पाता हूँ, जब हर एक चीज़ पर चर्चा की जाती है। परंतु यहाँ पर आप क्या है देखिएगा, समानतः अगर आपसे पूछा जाए हरिजन, हरिजन समाचार पत्र प्लस यंग इंडिया, हरिजन और यंग यंग इंडिया के संपादक कौन थे, तो कौन थे, गांधी जी थे। इनकी पुस्तक कौन है, सत्य के साथ है, सत्य के साथ है, सत्य के साथ है मेरे प्रयोग, इसी को इंग्लिश में कह दिया जाता है एक्सपेरिमेंटल विथ विथ ट्रुथ है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। और हिंद स्वराज, इनकी क्या है, ये दो पुस्तकें किसकी हैं, गांधी जी की हैं। हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरी प्रयोग की क्या है, आत्मकथा भी है। ये कहा है 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, और वहां से वापस 1915 को भारत आ गए थे। 1915 में क्या आए, भारत वापस लौट करके आए। 1917 में इन्होंने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में इन्होंने क्या किया, खेड़ा सत्याग्रह किया। 1918 में ही क्या किया, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ में न्याय करवाया और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह किया। आगे बात करते हैं, गांधी जी जब भारत में थे तो अंग्रेजों द्वारा
एक कानून लाया गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के तहत दोस्तों क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को अंग्रेज गिरफ्तार कर सकते हैं और उसे बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसके खिलाफ में महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह किया उसे क्या कहते हैं, रॉलेट सत्याग्रह कहते हैं। ये कब किया, 1919 में किया था। खिलाफत आंदोलन भी कब का है, 1919 में ही किया हुआ था। असहयोग आंदोलन कब का है, 1920 में जो असहयोग आंदोलन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब का है, 1930 का है। और इसमें क्या किया था, नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ा था। इसी में क्या हुई थी, दांडी यात्रा हुई थी। आगे बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में जो किया गया था। और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, इसमें जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, वो थे आचार्य विनोबा भावे जो थे, वो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा जो है 1942 में शुरुआत किया गया। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भारत में गांधी जी द्वारा शुरुआत किया गया पहला अखिल भारतीय यानी कि पूरे भारत स्तर पर चलाया गया आंदोलन कौन था तो आप क्या बताएंगे, असहयोग आंदोलन है। अंतिम जो है अखिल भारतीय सत्याग्रह कौन सा था, भारत छोड़ो आंदोलन था। अगर पूछा जाए गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा है तो क्या बताएंगे, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने चलाया हुआ था रंगभेद के खिलाफ पर। भारत में उन्होंने प्रथम सत्याग्रह कब किया हुआ था, 1917 में किया हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। तो आप इन्हें समय अगर इनका याद है अच्छे से तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और आगे है हमारे पास जो घटना रॉलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों समझिएगा कि भारत में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों द्वारा सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और कहा गया कोई ऐसा उपाय बताओ कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का नियंत्रण किया जा सके। इन्होंने जो प्रस्ताव दिया, जो कानून बनाया, उसे क्या कहा गया, रॉलेट एक्ट कहा गया। ये बात है कब की भाई, 9 अप्रैल 1913 की बात है जब ये रॉलेट एक्ट प्रकाशन में आया था। इस रॉलेट एक्ट को क्या कहते हैं, इसे काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं। मोतीलाल नेहरू ने इसे बिना वकील और बिना दलील वाला कानून कहा था, क्योंकि इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे पूछने का भी अधिकार नहीं होगा। दोस्तों इस कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, रॉलेट सत्याग्रह किया। अब यह जो सत्याग्रह किया गांधी जी ने, तो इसका जो देश में गांधी क्या था, काफी पब्लिसिटी मिली हुई थी। तो जैसे ही गांधी जी ने सत्याग्रह किया तो कोने कोने में देश के विरोध होने लगा। और यही विरोध कहाँ पर हुआ, पंजाब में भी हुआ। यह है विरोध कहाँ हुआ, पंजाब में हुआ। और गांधी ने कहा कि हम जो है बहुत जल्द अखिल भारतीय सत्याग्रह चलाने वाले हैं, असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर जो है एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये दो व्यक्ति हैं। ये क्या कर रहे हैं, पंजाब में क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं रॉलेट एक्ट का। अंग्रेज क्या करते हैं, इन्हें जो है मार मार के डंडा भगा देते हैं अंग्रेज जो पुलिस होती है। और दोनों क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों की रिहाई करवाने के लिए पंजाब के अमृतसर के स्थान में जो एक बाग था जिसका नाम था जलियांवाला बाग, यहाँ पर क्या की गई, एक सभा का आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, सभा का उद्देश्य क्या था, डॉक्टर सत्यपाल और ये सैफुद्दीन किचलू दोनों को छुड़वाना सभा का उद्देश्य था। इस सभा में जो है हजारों लोग शामिल हुए। क्या हुए, हजारों लोग जो है शामिल हुए। और इसी सभा पर आकर के जो कौन था भाई, जनरल डायर ने क्या चलवा दी, गोलियां चलवा दी। जनरल डायर ने क्या चलवाई, गोली चलाने का आदेश जारी कर दिया। सभा में कई लोग मारे गए। और आई होप आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड समझ में आ गया होगा। इसकी जांच के लिए कितने लोग मारे गए हैं, कौन सी कमेटी बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा, हंटर कमेटी बनाई गई थी। और इसने बहुत कम मात्रा में जो है अपने परिणाम दिए थे। कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी, किसके, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में किसने बनाई हुई थी, कांग्रेस ने जो है INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कमेटी बनाई हुई थी। दोस्तों समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। अंत में कमेंट अच्छा एक जरूर करना ताकि दिल छू जाए। आगे बात करते हैं भारत शासन अधिनियम। ध्यान रखिएगा, एक तो आपसे पूछा जाता है इसका उपनाम क्या है, तो इसे क्या कहते हैं भाई, क्या नाम है, एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि मॉन्टेग्यू जो थे इस टाइम पर सचिव थे, और ये कौन थे, चेम्सफोर्ड जो थे गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम में अगर सबसे महत्वपूर्ण बातों में करें तो बहुत सारी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया था, केंद्र में द्वैध शासन, ये याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी, इसी के माध्यम से की गई थी, जो कि आगे चल करके 1926 में की गई थी। आगे बात करते हैं अगली स्लाइड पर, और अगली स्लाइड पर है हमारे पास में चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड अगर आपसे पूछा जाए तो कब की है, ये है आपकी 5 फरवरी, ध्यान रखिएगा 5 फरवरी 1922 में यह घटना हुई थी। चौरी चौरा क्या था, एक स्थान है जो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आसपास पड़ता है। कहाँ, गोरखपुर के आसपास पड़ता है। वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने क्या कर दिया, एक जो पुलिस थाना था उसको जला दिया, आग में जला दिया, और यहाँ पर क्या हो गए, 22 लोग जो है जलकर मर गए थे। कुछ अंग्रेजों की जो है गलतियों के कारण ये कार्य हुआ था, और इसी घटना को आधार बना करके असहयोग आंदोलन गांधी ने वापस ले लिया था। क्यों ले लिया था, उन्होंने कहा कि अभी आप मानसिक स्तर पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका जो मूल्य क्या था, अहिंसा था। उसी के आधार पर उन्होंने अपना आंदोलन क्या कर लिया, वापस ले लिया, सहयोग की वापसी ले ली। आगे बात करते हैं, ये प्रश्न आ चुका है एमपीपीएससी में एक बार। अगली बात करते हैं तो क्या है स्वराज पार्टी, ध्यान रखिएगा। जैसे ही असहयोग की वापसी हुई, क्या हुई, असहयोग असहयोग की वापसी हुई, तो कई लोग थे, कई लोगों ने गांधी की आलोचना की तो कई लोगों ने कांग्रेस की आलोचना की। तो अब 2 प्रकार के गुट बन चुके थे, जो क्या चाहते थे कि कांग्रेस की नीतियों में अब क्या होना चाहिए, गांधी की नीतियों में परिवर्तन होना चाहिए, और जो एक क्या थे कि परिवर्तन जो है नहीं होना चाहिए। एक थे परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो परिवर्तन करने वाले थे उनमें से कौन थे, एक तो थे आपके सी आर दास, सी अरे भाई क्या लिख रहा है, सी आर दास, जिन्हें कहते हैं चित्तरंजन दास, और दूसरे कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल मोतीलाल नेहरू थे। इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने परिवर्तन का समर्थन करते हुए एक नए संगठन की स्थापना की, जिसे क्या कहा गया, स्वराज पार्टी कहा गया। पार्टी नहीं है तो पार्टी है भाई, स्वराज पार्टी कहा गया। और इसकी स्थापना कब की थी, इन्होंने 1923 में की गई थी। तो ध्यान रखना, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, और अगली स्लाइड है हमारे पास में कि गांधी दास पैक्ट क्या है। दोस्तों जैसे ही क्या हुआ, सी आर दास ने, गांधी का मतलब क्या है महात्मा गांधी, दास का मतलब क्या है सी आर दास है। ये कब हुआ था, पहली बात ध्यान रखिएगा 1924 में हुआ था। हमने अभी देखा कि स्वराज पार्टी की अलग से स्थापना की गई थी कांग्रेस से अलग होकर के। इस समझौते के तहत क्या हुआ कि जो स्वराज पार्टी है, जो अलग क्या है, स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी है, वो क्या है, ये जो स्वराज पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस का भाग बन गया। इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का हिस्सा माना जाएगा। ऐसा समझौता हुआ किसमें, 1924 में हुआ। किसमें हुआ, महात्मा गांधी और सी आर दास के मध्य में हुआ था। दास मतलब क्या है, सी आर दास। क्या पूछ जाएगा आपसे, पूछ जाएगा गांधी दास पैक्ट कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। अगली बात करते हैं, और अगली स्लाइड हमारे पास में, जिसमें पूछा गया साइमन कमीशन। दोस्तों 1928 में जो है इसका भारत में आगमन होता है, और ये कितना था, 7 सदस्यीय क्या था, एक आयोग था। 7 सदस्यीय क्या था, आयोग था। 7 सदस्यीय आयोग था, इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसे क्या कहा गया, श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो इसका क्या किया गया, भारत में विरोध किया गया। विरोध क्यों किया गया, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। और नारा क्या दिया गया, ध्यान रखिएगा, साइमन गो बैक का नारा दिया गया। साइमन कमीशन, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। तो जब ये साइमन कमीशन भारत में आया तो उसको, भारत में जो क्या हो रहा था, अधिकांशतः इसका विरोध हो रहा था। विरोध कहाँ कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लाहौर में विरोध हुआ था। और सबसे पहले अगर विरोध की बात की जाए यहाँ पर, तो दैन बाद में हुआ था, लेकिन पहले नंबर विरोध कहाँ हुआ था,
बम्बई में हुआ था। बम्बई में ये कमीशन जो है जैसे ही समुद्र से उतरा हुआ था, वहीं पर सबसे पहले विद्रोह हो गया। लाहौर में विद्रोह हुआ, लखनऊ में विद्रोह हुआ। लखनऊ में विद्रोह हुआ। लखनऊ में जो है जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने विद्रोह किया था। बम्बई में बात की तो स्थानीय लोगों ने विद्रोह किया था। लाहौर में अगर बात करें तो लाल लाजपत राय, भगत सिंह जैसे लोगों द्वारा क्या किया गया था, विरोध किया गया था। वहीं साइमन कमीशन की जो कमेटी थी, उसके सचिव कौन थे? तो उसके सचिव कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उस कमेटी के सचिव थे। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं और अगली स्लाइड में है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन की बात करें दोस्तों, कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। तो कुल कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। कब से? 1930 से लगाकर 1932 के बीच में हुए हैं। इनका उद्देश्य क्या था कि भारत में जो है 1935 का अधिनियम लाना है, तो उसके लिए भारतीयों के विचारों को जानना, ताकि वहाँ पर क्या गतिविधि चल रही है, तो उन्हीं गतिविधियों को जानने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। कहाँ पर हुए थे ये? लंदन में हुए थे। लंदन में हुए थे ताकि भारत के जो है सभी दल के नेता आएँ और अपने अपने विचार रखें और अच्छा कानून बनाया जा सके। तो इसमें अगर बात करें कि तीन के तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव जो बाबा साहब थे, भीमराव जी, उनके द्वारा क्या है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। अगर पूछे कांग्रेस अथवा गांधी जो है कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, तो उसमें क्या लिए थे? महात्मा गांधी क्या लिए थे? भाग लिए थे। जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए, तो जहां अंग्रेजों द्वारा आरक्षण देने की बात की गई, वहीं पर गांधी जी द्वारा इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। आगे जानते हैं, उसे पूना पैक्ट में जानते हैं। विरोध क्यों किया गया था, आगे बताऊंगा। भीमराव द्वारा ये मांगा गया, गांधी जी द्वारा इसे क्या किया गया? विरोध किया गया। इसलिए किया गया कि गांधी समझते थे कि ये जो है अंग्रेजों की एक प्रकार की राजनीति, जो भारत को कई वर्गों में बांटा जा रहा है, और अंत में जिस प्रकार से मुस्लिमों को अलग किया गया और जो है सिखों को अलग किया गया, तो इन्हें भी जो है क्या किया जा रहा है, ये हिंदुओं की जो है एक प्रकार का हिंदू का अंग है कौन? दलित समुदाय। इसलिए उनको अलग से आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, उन्हें अलग नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया? विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना पक्ष रखा और अपने पक्ष के तहत उन्होंने जो है इसकी मांग की। गांधी जो है यहाँ से वापस आ जाते हैं और गोलमेज सम्मेलन में जो है आरक्षण दे दिया जाता है। जब आरक्षण दे दिया जाता है तो गांधी जी क्या कर देते हैं? भारत में आकर के पुनः आमरण अनशन कर देते हैं, जेल के अंदर ही। आगे जो होता है फिर गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में क्या होता है? पूना पैक्ट होता है। आगे बात करेंगे। तो गोलमेज सम्मेलन में आपसे क्या पूछा जाएगा कि गांधी ने, यानी कि गांधी बोले या इंडियन नेशनल कांग्रेस बोले, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोले, कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। इनका उद्देश्य क्या है? सभी के लिए कारगर कानून बनाना। आगे बात करते हैं और अगली जो स्लाइड है हमारे पास में, वो है पूना पैक्ट दोस्तों। तो पूना पैक्ट पहली बात ध्यान रखिए कब का है? 1932 का है। किसके किसके मध्य में हुआ था? तो गांधी गांधी और गांधी प्लस भीमराव के मध्य में क्या हुआ था? ये पैक्ट हुआ था। इस पैक्ट में क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो है आरक्षण की मांग की गई थी, गांधी जी द्वारा इसका विरोध किया गया था, अंग्रेजों द्वारा दे दिया गया था आरक्षण। अंग्रेजों द्वारा जब आरक्षण दिया गया था तो उन्होंने एक मतलब घोषणा की थी, उसी को क्या कहते हैं? सांप्रदायिक पंचाट। क्या कहते हैं? उसी को सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है। और इसी के बाद जो है महात्मा गांधी ने क्या किया था? अनशन धारण किया था। ये कब हुई थी? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब हुई थी? 1932 में हुई थी। इसके तहत जो है भारत में दलितों को आरक्षण दे दिया गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ? दोनों के मध्य में समझौता हुआ और समझौते में गांधी जी ने क्या कहा कि आरक्षण यदि चाहिए ही है तो आरक्षण तो हम दुगना दे देंगे। क्या कहा कि जो पहले कितनी लगभग 47 सीटें दी जानी थी, गांधी ने क्या कहा? तुम्हें 78 सीटें दी जाती हैं। लेकिन आरक्षण किस तरीके से दिया जाएगा? वो तरीका क्या होगा? संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत होगा। संयुक्त निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन के तहत दिया जाएगा। तो बाबा साहब कौन सा आरक्षण मांग रहे थे? बाबा साहब मांग रहे थे जो संप्रदाय के तहत आरक्षण मांग रहे थे। संप्रदायिक संप्रदायिक प्रणाली के तहत आरक्षण मांग रहे थे। दोस्तों, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली क्या होती है कि इसमें जिस व्यक्ति को आरक्षण दिया जाएगा, वो व्यक्ति बस चुनाव में खड़ा हो सकता है। क्या? वो व्यक्ति बस चुनाव में खड़ा हो सकता है और सभी समाज के लोग क्या देते हैं? वोट देते हैं। और सांप्रदायिक प्रणाली क्या होती है? सांप्रदायिक प्रणाली वह होती है कि
जैसे मान लीजिए 5 क्षेत्र है, 5 क्षेत्रों में से ए नाम का क्षेत्र आरक्षित है। ए क्षेत्र में आरक्षित व्यक्ति ही खड़ा होगा और उसमें वोट भी कौन देगा? केवल जिन लोगों को आरक्षित किया गया वही लोग वोट देंगे। उदाहरण के लिए बात करूं, अगर डॉक्टर भीमराव जी को ये आरक्षण मिल जाता है तो दलित समुदाय के लोग ही क्या करते? चुनाव में खड़े होते और दलित समुदाय के लोग ही वोट देते। उनमें जनरल, ओबीसी और जो मतलब जो अन्य कास्ट के लोग हैं वो क्या है? वोट नहीं देते। तो गांधी ने कौन सा आरक्षण दिलवाया? ये वाला दिया कि वोट सभी लोग दें और क्या हो, जो खड़ा हो तो क्या हो, मतलब जिसको आरक्षण दिया जाए वही खड़ा हो पाए। ये वाला गांधी ने दिलवाया और उससे दुगनी सीटें करके दिलवाई थी, 78 सीटें दिलवाई थी। यही क्या है? पूना पैक्ट है। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र की यरबदा जेल में हुआ था। मेरी क्लास में अगर देखेंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर पूना पैक्ट का बेस्ट वीडियो मैंने बना करके डाला है, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। वहाँ देख लेंगे, कोई भी फैक्ट नहीं रहेंगे, फिर जीवन में कभी नहीं भूलेगा पूना पैक्ट क्या था। आगे बात करते हैं, और अगली जो हमारे पास स्लाइड है उसमें क्या पूछा गया? 1935 का नियम पूछा गया है। तो अभी हमने पीछे क्या देखा? गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है 1935 का अधिनियम जारी किया गया। इसमें जो सबसे खास बात थी, ध्यान रखिएगा, जो पहले 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन था उसे हटा दिया गया। सॉरी, वहां पर मैंने शायद उल्टा बताया होगा भाई, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। यहाँ पर जो है 1919 के अधिनियम के तहत मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1919 के तहत क्या लगा, इतनी बार फैक्ट है यहाँ थोड़ा सा भूल जाता है। 1919 के अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। किसमें लगाया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। और 1935 में क्या कर दिया गया? 1935 में से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और 1935 के अधिनियम के तहत किस में द्वैध शासन लगाया गया? केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। इसी अधिनियम के तहत एक भारत संघ की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? भारत संघ की बात की गई थी। इसी के तहत जो है यूपीएससी की बात की गई थी। इसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की गई थी। इसी के तहत जो है संघीय न्यायालय, यानी कि ये एक संघीय न्यायालय बनाए जाने की बात की गई थी। इतनी बातें किसमें थी? 1935 के नियम की थी। आगे बात करते हैं, और अगली स्लाइड है हमारे पास में प्रांतीय चुनाव। 1935 का अधिनियम बना और जो है छोटे छोटे प्रांत बनाए गए। जब क्या बनाया गया? संघ बनाया जाएगा, तो उसमें भारत संघ बनाने की बात की गई थी। किसमें? 1935 के अधिनियम में। तो संघ जो होगा, संघ में क्या होंगे? कुछ राज्य भी होंगे। तो उन राज्यों का चुनाव कब हुआ? 1937 में हुआ। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? 1935 के अधिनियम के तहत होने वाले प्रांतीय चुनाव। और भारत में जो कुल कितने 11 राज्य बनाए गए थे 1935 के अधिनियम के तहत, कुल कितने राज्य बने थे? 11 राज्य बने थे। 11 राज्य में जब चुनाव हुए तो उनमें से जो 8 राज्य कौन जीत गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गई। मोहम्मद अली जिन्ना केवल कोई भी राज्य नहीं जीत पाया था, एक भी राज्य नहीं वो जीत पाया था। बंगाल में भाई कृषक पार्टी जीत गई थी, पंजाब में वो अकाली दल जीत गया था। तो इस प्रकार से इसमें क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि बहुमत किसकी थी? तो कांग्रेस की बहुमत हुई थी। और नेहरू जो है पीएम बने थे, नेहरू जो है क्या बने थे? उसके अध्यक्ष बने थे, यानी कि प्रधानमंत्री बने हुए थे प्रांतीय स्तर पर। आगे बात करते हैं, जब विश्व युद्ध शुरू हुआ, कब हुआ? 1939 में। 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हुआ। तो कांग्रेस से बिना पूछे ही भारत की सेना को अंग्रेजों द्वारा कहाँ भेज दिया गया? विश्व युद्ध में भेज दिया गया। इस बात से जो है आईएनसी नाराज हो गई और क्या दे दिए उसने? त्याग पत्र दे दिए। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी? 1935 के चुनाव की। आगे 1937 के चुनाव की आगे बात करते हैं, और अगली बात है जो हमारे पास है वो है चौधरी रहमत अली। भाई 2023 का प्रश्न है, ये पूछा गया है बीपीएससी में कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो उसका उत्तर क्या है? ये चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान शब्द दिया गया था। आगे बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको क्या याद रखना है? जो परीक्षा की दृष्टि से फंस जाए तो आपको एक ध्यान रखना है कि 1927 में महाड़ सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? महाड़ सत्याग्रह तो आप क्या बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया था। आपसे पूछा जाए 1920 में बहिष्कृत भारत नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? बहिष्कृत भारत नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? आप क्या बताएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। संविधान के संदर्भ में तो राजनीति में पढ़ते हैं। इसके अलावा भाई इन्होंने एक इनकी आत्मकथा है वेटिंग फॉर वीजा, इनकी क्या है? महत्वपूर्ण ये पुस्तक भी है, और आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा।
1954 में इनके द्वारा जो है 1954 में शूद्र संकल्पना भी प्रस्तुत की गई थी, शूद्र संकल्पना। और इसके तहत जो है शूद्र जो वर्तमान में है वो किस जाति के हैं, संकल्पना, संकल्पना। इसके तहत जो शूद्र जो है, शूद्र नहीं, वो क्या थे, क्षत्रिय जाति के थे। ऐसा किसने कहा, डॉक्टर भीमराव जी ने कहा हुआ था। आगे बात करें तो इतनी ही बातें आपको क्या है, बाबा साहब के बारे में ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर बात करें तो लाहौर अधिवेशन ध्यान रखना है आप कि 1929 के जो लाहौर अधिवेशन की रचना किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और बात करें तो इनकी पुस्तक है एक भाई, भारत की खोज। भारत की खोज किसकी पुस्तक है, भारत की खोज और विश्व इतिहास की झलक, दो पुस्तकें हैं इनकी। एक और है विश्व इतिहास, इतिहास की झलक। अगली बात करें जवाहरलाल नेहरू ने तो साइमन कमीशन का भी विरोध किया था। कहाँ पर, लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किया था। और बात करें तो ये क्या है, प्रथम प्रधानमंत्री भी बने हुए थे। राजनीति का हालांकि विषय है, प्रथम प्रधानमंत्री बने हुए थे। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, पंचशील समझौता, पंचशील समझौता इन्हीं के द्वारा किया गया था। और एक बात और ध्यान रखिए, जो इन्होंने मंदिरों की संज्ञा दी थी किन्हें, जो बांध वगैरह हैं, बांधों को क्या दी थी, आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा किसने दी, जवाहरलाल नेहरू ने दी हुई थी। चलिए इतना ही काफी है, आगे बात करते हैं। और अगली स्लाइड है हमारे पास में, जिसका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में जान चुके हैं कि क्या है, प्रथम भारतीय भारतीय महिला। किसकी प्रथम भारतीय महिला है, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और ये 1925 में जो है कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्ष बनी हुई। दूसरी बात करें 1930 में जब क्या हो रहा था, सबने अज्ञान नमक कानून तोड़ा जा रहा था, उस टाइम पर गुजरात में गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बॉम्बे में जो है सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, सरोजनी नायडू ने किया था 1930 के अंतर्गत है। और उस सत्याग्रह का नाम है आपका दर्शाना सत्याग्रह। दर्शाना सत्याग्रह किसने किया था, तो सरोजनी नायडू ने किया था। ये भारत की जो क्या बनी थी, प्रथम महिला राज्यपाल है, प्रथम महिला राज्यपाल। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी है, ये उत्तर प्रदेश की जो है राज्यपाल बनी हुई थी। आगे बात करते हैं, स्वर्ग भारत कोकिला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। भारत कोकिला कौन थी, सरोजनी नायडू। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो महान गुरु थे, कवि थे, इतिहासकार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, संगीतज्ञ भी थे। इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, इन्होंने जो है शांति निकेतन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, शांति निकेतन की स्थापना की हुई थी। यह यूनेस्को में वर्तमान में शामिल है, अभी हाल ही में शामिल किया गया है। दूसरी बात करें, गीतांजलि पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी, गीतांजलि पुस्तक की रचना इनके द्वारा की गई थी। और इन्हें क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। कब, 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। अगली बात करें इनके बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, शांति निकेतन हो गया, गीतांजलि, और जो भाई राष्ट्रगान की रचना किसके द्वारा की गई थी, राष्ट्रगान की रचना वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। भारत के भी और बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान की रचना बांग्लादेश के उसकी भी की गई थी। आगे बात करते हैं, और अगली हमारे पास में जो स्लाइड है वो है डलहौजी। डलहौजी की बात करें, ये 1948 से लगा करके 1948 से लगा करके 19 और कहाँ बात कर रहे हैं भाई, 1948 नहीं, 1848 से लगा कर 1854 तक जो है भारत का क्या रहा है, ये गवर्नर जनरल रहा है। क्या रहा है, गवर्नर जनरल रहा है। और ये किस लिए जाना जाता है, ये अपनी हड़प नीति के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, हड़प नीति के लिए जाना जाता है। हड़प नीति के तहत जो हड़पा जाने वाला पहला राज्य कौन था, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, पहला नाम जो था आपका राज्य था वो सतारा था। दूसरा राज्य कौन सा था, जैतपुर था। कौन था, जैतपुर था। और तीसरे नंबर का जो था वो राज्य कौन सा था, सतारा, जैतपुर, और तीसरे नंबर का जो है संबलपुर था। इसके अलावा तो बहुत सारे राज्य थे, लेकिन आपको 3 ध्यान रखनी है। तो डलहौजी ने हड़प नीति लेकर के आया था 1848 से 54 के मध्य में। और इसने क्या किया, भारत में जो है कई प्रकार कहीं गोद प्रतिषेध अधिनियम ला करके ऐसे क्या किया, भारत के राज्यों को हड़पा। और हड़पे जाने वाला पहला राज्य कौन था, सतारा था। आगे बात करते हैं,
अगला है बेलेजली, और बेलेजली जो है ये भी एक गवर्नर जनरल रहा है, और ये किस लिए जाना जाता है, ये सहायक संधि व्यवस्था के लिए जाना जाता है। किस लिए? सहायक संधि व्यवस्था की सहायक संधि करते थे ना अंग्रेजों से, जो सहायक संधि व्यवस्था कौन लेकर के आया था? बेलेजली लेकर के आया था। और जो सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, आपसे पूछा जाए कि प्रथम राज्य कौन सा, तो आप क्या बताएंगे? इसका जो प्रथम राज्य था वो हैदराबाद था। क्या था? हैदराबाद जो है प्रथम राज्य था, और इसको स्वीकार कर लिया। इसके तहत जो है जो जिसने क्या किया भाई, सहायक संधि व्यवस्था स्वीकार कर ली, वो व्यक्ति क्या होता गया? अंग्रेजों के कहीं ना कहीं वो हितकारी होता गया। आगे बात करते हैं, और अगली बात है रानी गोइडिनल्यू। रानी गोइडिनल्यू जो थी ये मणिपुर की थी। कहाँ की थी? मणिपुर की थी। और इन्होंने नागा आंदोलन किया था। नागालैंड क्षेत्र मणिपुर क्षेत्र में जो अलग अलग नहीं थे जब नागालैंड मणिपुर, तो इन्होंने क्या किया? नागा आंदोलन किया। इन्हें जो है जब 1931 में जेल में डाल दिया गया था, और ये तब निकली, आज़ादी के बाद में निकली गई थी। इन्हें रानी की उपाधि जो है प्रथम प्रधानमंत्री देश के नेहरू द्वारा दी गई थी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो इन्हें रानी की उपाधि दी गई थी। आगे बात करते हैं, और अगला है हमारे पास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो दोस्तों महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और 1943 में 1943 में 1943 में क्या बने थे ये? कैप्टन बने हुए थे। किसके कैप्टन बने थे? जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, यानी कि आज़ाद हिंद फौज के क्या बने थे? ये कैप्टन बने थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इनके द्वारा नहीं की गई थी। बहुत लोग कहते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, जी नहीं, वो रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह वगैरह द्वारा की गई थी। 1938 में बात करें तो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। 1939 में जो है क्या हुआ था? 1939 में आपका त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। और त्रिपुरी अधिवेशन में जो है गांधी वर्सेज क्या हुए थे? नेताजी हुए थे, जिसमें कि नेताजी की क्या हुई थी? जीत हुई थी। बातें कर चुके हैं पीछे। लाल किला मुकदमा, जब आज़ाद हिंद फौज भारत में आक्रमण कर चुकी थी, यानी कि जो आज़ाद हिंद फौज थी उस पर अंग्रेजों द्वारा जो मुकदमा चलाया गया, तो जो आज़ाद हिंद फौज पर जो मुकदमा चलाया गया उसे क्या कहते हैं? लाल किला मुकदमा कहलाता है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि उन पर कौन सा मुकदमा चलाया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ये एक प्रकार का संगठन था। अगली बात करते हैं, और अगली बात है हमारे पास में सांप्रदायिक पंचायत। अभी तो बात कर चुके हैं कि 1932 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया था आरक्षण देने के लिए। आगे बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था दोस्तों? ये 1940 में लाया गया था, और इसमें जो है यह प्रावधान किया गया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, इसके समाप्त होते ही क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? संविधान सभा का निर्माण करेंगे, और भारत को आज़ादी देने पर बात करेंगे। संविधान सभा के निर्माण की बात की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा इसे क्या कहा गया? एक ऐसी गाड़ी कहा गया इसमें से अनेकों ब्रेक लगे हुए, ये बिना गाड़ी की ब्रेक लगा हुआ, ऐसा कहा गया था। 1940 में आया था। आगे बात करते हैं, अगली बात है उन क्रिप्स प्रस्ताव कब आया हुआ था? 1942 में आया हुआ था, और स्टेफर्ड क्रिप्स स्टेफर्ड 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 क्रिप्स के द्वारा यह प्रस्ताव लेकर के आया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव हो गए। स्टेफर्ड क्रिप्स जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में यह प्रस्ताव लाया गया था। इसे भी क्या कर दिया गया? जो INC उसके द्वारा क्या कर दिया गया? इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें जो है संविधान सभा गठन की बाद में बात की गई थी। अगली स्लाइड देखते हैं, और अगली स्लाइड में है आपके सामने नौसेना विद्रोह। जैसे ही दोस्तों आज़ादी का चारों तरफ बोलबाला हो गया, ये बहुत जल्द जो है आज़ादी मिलने वाली है, तो उसके पश्चात जो है भारत की जो नौसेना थी, भारतीय नौसेना ने क्या कर दिया? फरवरी 1945 में विद्रोह कर दिया। उसी को क्या कहा जाता है? नौसेना विद्रोह। इसे शाही नौसेना विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाही नौसेना विद्रोह भी कहा जाता है। क्या पूछा जाएगा आपसे? ये घटनाएं आपको समय के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पूछ जाती हैं, कौन कब हुई थी? 1945 की घटना है। आगे बात करते हैं, आगे है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन कब आया हुआ था? ये आपका 1946 में कैबिनेट मिशन आया हुआ था। इसमें कितने लोग थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे भाई? AB अलेक्जेंडर, इसमें जो थे AB अलेक्जेंडर। स्टेफोर्ड जो है इसमें क्रिप्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ये क्या थे? इसमें 4 सदस्य थे। और इसी
के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर ही क्या किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसने पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान के तहत दोस्तों क्या हुआ था, भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी। 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे हम क्या कहते हैं, माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। तो इसी योजना को जब कानून के रूप में बना दिया गया तो उसे क्या कहा गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या एक्ट, स्वतंत्रता एक्ट 1947 के नाम से जाना गया था। ये इस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। ध्यान रखिएगा, यही पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय गवर्नर जनरल कौन था, माउंटबेटन था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, माउंटबेटन था। अंतिम तो दूसरा है, लेकिन अंतिम अंग्रेज कौन था, माउंटबेटन था। भारत को आज़ादी किसके समय पर मिली थी, माउंटबेटन के समय पर मिली थी। माउंटबेटन प्लान कब लाया गया था, 1947 में लाया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाती है। क्या और है कुछ समाचार पत्र आपसे पूछे जाएं अगर, ध्यान रखिएगा, कुछ समाचार पत्र आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा, तो वाक्य बताएंगे, बंगाल गजट बताएंगे। उदंड मार्तंड जो है, उदंड मार्तंड की बात करें तो ये जो था प्रथम हिंदी समाचार था। क्या था, प्रथम हिंदी समाचार था। उदंड मार्तंड जो है प्रथम हिंदी समाचार था। और प्रथम जो है समाचार कौन सा था, ये है बंगाल गजट। इसे जो अंग्रेजी भाषा में था, जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा इसका क्या किया गया था, जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा इसका संपादन किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका, ध्यान रखिएगा, ये किसकी है, अमृत बाजार पत्रिका जो है दोस्तों याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष की ये पत्रिका है। बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है क्योंकि इस पत्रिका के लिए जो है गलघोटू अधिनियम लाया गया था, लेकिन ये भी बड़े होशियार थे, इन्होंने रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी और ईश्वरचंद्र विद्यासागर का वो सोम प्रकाश समाचार पत्र फंस गया था। आगे बात करते हैं तो आपके पास में लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1838 में की गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर नाम के एक व्यक्ति द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते भाई थे। लैंड होल्डर सोसाइटी, और इसका उद्देश्य था जमींदारों के अधिकारों की बात करना, जमींदारों के अधिकारों को अंग्रेजों से प्राप्त करने के लिए संगठन की स्थापना की गई थी। विशेष बात ये है, ये सब कुछ नहीं है, कि ये प्रथम संगठन है, भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। प्रथम राजनीतिक संगठन कौन है, वो आपका लैंड होल्डर सोसाइटी है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की, 1838 में स्थापित किया गया था। अगली बात करते हैं, और अगली बात है हमारे पास गवर्नर जनरल। आपसे पूछा जाए भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, कहाँ का भाई, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आप क्या बताएंगे, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो कौन है, क्लाइव है। मुझे बंगाल का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप क्या बताएंगे, वो था वारेन हेस्टिंग। कौन, वारेन हेस्टिंग। फिर पूछिए आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आप क्या बताएंगे, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आप क्या बताएंगे, विलियम बेंटिक जो था भारत का प्रथम गवर्नर था, 1928 में बनता है। आगे बात करते हैं, अगली स्लाइड देखिएगा। अगली है कि शायद पूछे प्रथम वाइसराय कौन था भारत का, प्रथम वाइसराय पूछा जाए तो वो कौन सा था, कैनिंग जो है प्रथम वाइसराय हो जाएगा। ये 1857 क्रांति के समय पर भी था। माउंटबेटन की बात करें तो आज़ादी के समय भारत का वाइसराय कौन था, तो आप क्या बताएंगे, आज़ादी के समय तो कौन था, थोड़ा सा माउंटबेटन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या भाई, माउंटबेटन जो है भारत का आज़ादी के समय पर क्या था, वाइसराय था। आज़ादी के बाद या फिर प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल बने वो कौन थे, राजगोपालाचारी थे, प्रथम भारतीय। तो ये फ्रेंड्स क्या हुआ, हमारी क्लास हुई और हमने देखा इसमें संपूर्ण भारत के इतिहास को लगभग 4-5 क्लासों में जो पूरा किया हुआ है, आप देखिएगा आसानी से आपको समझ में आएगा। परीक्षा के लिए जो मैंने फैक्ट बनाई हुई है अति महत्वपूर्ण है
हालाँकि थोड़ा-सा राइटिंग मिस्टेक हुई है, लेकिन राइटिंग पर इतना ध्यान नहीं जाना है आपको। एक बार क्या करना है, सिर्फ़ सुनना है। बहुत इसमें पूरा का पूरा कंटेंट शामिल किया है, कई वर्षों की परीक्षाओं के पेपर शामिल किए गए हैं, घटना चक्र को मैंने शामिल किया है, जो प्रश्न बार-बार दोहरा रहे हैं वही पूछा गया है, बताया गया है। चलिए दोस्तों, क्लास को समाप्त करते हैं। अगर पसंद आई हो तो एक अच्छा-सा कमेंट ज़रूर करिएगा और अपना सुझाव दीजिएगा। अगर दूसरी क्लास चाहते हैं किसी विषय पर तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।